हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन सलीम और ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ जिसका नाम फीमैट पॉडकास्ट्स है, ये उस सीरीज़ में सेकंड पॉडकास्ट है। हमारे आज का जो पॉडकास्ट है उसके गेस्ट का नाम है मिस्टर कदीर कुरैशी। ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीज़न है और इन्होंने काफ़ी सालों से पाकिस्तान का आर्ग्यूबली सबसे बड़ा साइंस पे बेस्ड ग्रुप जिसका नाम साइंस की दुनिया है, ये उसके एडमिन रहे हैं और उन्होंने कई साल तक लोगों में साइंस की आड़ में गलत अकायद के ख़िलाफ़ बहुत काम किया है और उससे ज़्यादा काम इन्होंने साइंस की राइटिंग्स उर्दू में करने पे बहुत ज़्यादा काम किया है। सो लेट्स गो टू द पॉडकास्ट एंड सी व्हाट ही हैज़ टू से। सही, आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, जा रही है, अल्लाह का शुक्र। तो कैसे चल रहा है आजकल? बस घर में बैठे हुए हैं। वहाँ पे कैसे सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा बुरी है मेरे ख्याल। जी जी, ये एक्चुअली मैं तो ऑस्टिन में हूँ। तो ऑस्टिन इज डूइंग रिलेटिवली वेल, लेकिन इन जनरल अमेरिका में हालात काफ़ी ख़राब हैं, स्पेशली उधर नॉर्थ में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वगैरह में, और अच्छा। कैलिफोर्निया में भी। हम्म। उधर इटली में क्या सिचुएशन है? कल मैंने वैसे आपका वो इंटरव्यू आपने जो जरार साहब के साथ किया था ना, वो सुना था, तो आई सॉर्ट ऑफ नो, बट यू नो। हाँ, बस यहाँ पे पोस्ट क्वारंटीन है और इटली के लोग भी जैसे कि मैंने उसमें कहा थोड़े केयरलेस हैं, लेकिन पहले से बेहतर अल्लाह का शुक्र है हो रही है सूरत हाल। राइट 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 राइट। वो यही है तो कि मतलब बेहतर। इट सीम्स टू बी ऑन अ डिक्लाइन नाउ। हाँ, नंबर ऑफ केसेस पर डे जो है वो आप कह सकते हैं कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और नाइस नाइस। इधर अमेरिका में तो अभी तक इट इज ऑन द अपस्विंग, तो उस वजह से थोड़ा थिंग्स आर अमेरिका वेरी। में तो पहले शुरू शुरू में ना एक दिन आया था जब ऑलमोस्ट एक दिन में 18,000 केसेस आए, तो मैंने कहा था ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तो 28,000 आ रहे यस यस यस। हैं। तो अभी मतलब दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक आई थिंक इज गोइंग टू बी रियली वेरी बैड। उसके बस बाद होप। फिर दे आर होपिंग के उसके बाद वील सी डिक्लाइन। लेकिन अभी मुझे पता नहीं, अभी अभी जो नंबर ऑफ केसेस पर डे एवरेज है वो इतना ही है, 28-30 हजार या इससे भी ज्यादा हो गई। अभी कल तक तो यही थी, मतलब लेकिन ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स इज गोइंग अप exponentially, right? So that tells you कि it has not peaked yet. अच्छा, वो एक बात है कि सियाटल में क्या सूरत हाल है? सियाटल का मैंने एक्चुअली सेपरेटली नहीं देखा, लेकिन ये है कि आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सियाटल इज नॉट वन ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे इस वक्त हालात खराब हैं। सबसे ज्यादा जो है वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में है। एक्चुअली आई कैन लुक रियल क्विक। मेरे पास ये हमेशा वो ओपन रहता है, क्योंकि वो साइंस की दुनिया में ना लोग सवाल करते रहते हैं, तो आई कीप इट ओपन। हाँ, मैं देखा, आप हमेशा ही ऑनलाइन होते हैं। राइट। वाशिंगटन जो है वो तो काफी नीचे है। इट्स लाइक यू नो सियाटल वाशिंगटन में है ना। वाशिंगटन में इस वक्त टोटल जो है अबाउट 300 डेथ्स हुई हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे टेक्सास है जिसमें अबाउट 100 डेथ हैं। लेकिन कंपेयर दैट टू न्यूयॉर्क विच इज लाइक 4,000, एंड न्यू जर्सी विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1,000 नाउ। तो थिंक सेटल में ये था कि शुरू वहां से हुई थी। यार हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा जो मसला है वो ईस्ट कोस्ट पे है। इट लुक्स लाइक ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा है, राइट? एंड अगेन आई डोंट नो द डायनामिक्स अदर देन के वहां पे लोगों की हम्म। जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती है, इंटरनेशनल लोग ज्यादा हैं वहां पे, और कंजेस्शन ज्यादा है। लेकिन अदर देन दैट आई डोंट नो व्हाट द एक्चुअल रीजन इज। यानी कि आपके वहाँ पे जो हालात हैं वो इतने बुरे नहीं हैं टेक्सास में। जी, टेक्सास में बुरे नहीं है, स्पेशली ऑस्टिन में बुरे नहीं है, इसलिए कि एक तो ऑस्टिन में लिटरेसी रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि हाईटेक के लोग ज़्यादा हैं, टेक्निकल लोग ज़्यादा हैं, दे टेंड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस अ लिटिल बिट बेटर देन नॉन टेक्निकल पीपल। और दूसरा ये है कि टेक्सास जो है, बिकॉज इट्स ए वेरी बिग स्टेट, राइट? तो इट्स नॉट एज कंजेस्टेड, ज़्यादा मतलब डिस्पर्स हैं लोग। हम जिस इलाके में हैं वो वैसे भी शहर से बाहर है थोड़ा, तो इसमें तो ये है कि लॉट्स शहर घरों के जो हैं वो बड़े हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट पीपल इंटरेक्शन, जो डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम होता है, तो शायद तो उस वजह से यहाँ पे कम है।
तो ये आपके जो क्या कहते हैं रोजमर्रा के जो मामला हैं, ग्रोसरी वगैरह वो आराम से हो जाती है, वो मुश्किल है? यहाँ तो बड़ी मुश्किल है हमारे। शुरू में मुश्किल हुई थी। एक तो ये था, वो एक इनिशियल जो पीक आया था ना, जिसमें एवरीवन वाज गोइंग फॉर टॉयलेट पेपर, राइट? तो उस वजह से थोड़ा वो हुआ था, यू नो सब खाली हो गए थे स्टोर्स। और अच्छा। कुछ शेल्फ जो है अभी तक खाली हैं। अभी तक मतलब टॉयलेट पेपर एक्चुअली स्टिल नॉट इन फुल सप्लाई। अभी तक वो राशनिंग पे है। राशनिंग मीनिंग्स कि आप जाएं तो आप एक बैग ही खरीद सकते हैं, एक से ज्यादा पैक नहीं खरीद सकते, राइट? तो इस तरह यहाँ से पे राशनिंग की। हमारे एग्स की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, पता नहीं। किस चीज की? एग्स, अंडों की। पता नहीं क्यों, समझ राइट, नहीं आ रही। राइट, अंडों अंडों की भी शॉर्टेज है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक होता है, जो दो तरह के अंडे होते हैं यहाँ पे, बल्कि आई थिंक तीन तरह के होते हैं, मीडियम और एक लार्ज। मीडियम जो है वो सस्ते हैं ऑब्वियसली, लार्ज जो है महंगे हैं। अब मीडियम राइट। अंडे मुझे नहीं, लार्ज खरीदने पड़ते हैं, महंगे हैं वो। जी, यहाँ पे भी यही है। अब जो अंडे मिल रहे हैं ज्यादातर वो होते हैं, वो जो पेस्चराइज होते हैं, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? लेकिन वो आई थिंक वो शायद इसीलिए है कि पेस्चराइजेशन से थोड़ा चांस कम हो जाता है स्प्रेड का। लेकिन आई आई एम श्योर कि ऑब्वियसली मुर्गियां अंडे देने तो नहीं छोड़ती ना, तो वो आई मीन समवेयर दे आर पाइलिंग अप, राइट? तो पता लेकिन स्टॉक कर दो। जी, राइट। और इसी तरह दूध का भी मैंने सुना था कि जो डेयरी फार्म्स हैं उनकी जो डिसरप्शन है वो प्रोडक्शन में नहीं है, वो सप्लाई में है, क्योंकि आगे सप्लाई सिस्टम जो है वो चोक हुआ हुआ है। So they are actually having to destroy a lot of milk. They are just, throwing, millions of gallons in drain. तो ये जो दुकानों की सूरत हाल क्या है? वहाँ दुकानें बंद है सारी, या फिर कुछ हैं खुली हुई हैं जो कुछ बंद है? जैसे जो बड़े स्टोर्स हैं ना वो तो सब बंद हैं। जैसे ये जो मॉल्स हैं वो तो सब बंद हैं। वो तो यानी जो कंपनी मॉल्स को ऑपरेट करती है उसी ने शुरू में कह दिया था कि मॉल तो सब वो बंद कर रहे हैं। लेकिन अब जो मीडियम साइज के स्टोर्स हैं उनमें कुछ खुले हैं, कुछ बंद हैं। ग्रोसरी स्टोर तो सारे खुले हैं, राइट? ग्रोसरी स्टोरों का तो ऑब्वियसली दैट्स अ नेसेसिटी। लेकिन जो चेन स्टोर्स हैं वो इट्स पॉलिसी, हर स्टोर की अलग है। कुछ ने बंद कर दिए हैं, कुछ ने खुले रखे हैं। लेकिन जो खुले हैं उसमें भी स्टाफ बहुत कम होता है, एंड दे जस्ट टेल यू कि देयर इज नो कस्टमर सर्विस, राइट? तो उसमें आप चीजें उठाएं और काउंटर पे जाएं, पे करें और निकल आए। वहाँ पे टेक्सास में टेम्परेचर क्या चल रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर आज एक दिन जरा कम हुआ है। मेरा यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, सेंटीग्रेड में नहीं नापते, तो आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट इन माय हेड। लेकिन फ़ारेनहाइट में यहाँ पे एक्चुअली 80s तक टेम्परेचर जा रहा था, राइट? 85 86 तक जा रहा था डेली हाई टेम्परेचर जो होता है, मैक्सिमम जो होता है। एक दो दिन से जरा कम चला गया है। अब लो इनफैक्ट 40s में चला गया था। लेकिन नॉर्मल यही है कि आजकल एक्सक्यूज मी लो जो है वो 60s में होता है, हाई जो है वो 80s में होता है। तो टेम्परेचर वाइज भी ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट की निस्बत टेक्सास जो है इट इज मच वार्मर, एंड दैट मे बी अनदर रीजन व्हाई इट्स नॉट स्प्रेडिंग एज हाँ, बैड। हमारे तो एक ये मसला हुआ कि जब यहाँ पे इटली में बढ़ना शुरू हुआ ना, अब मुझे पूरे इटली का नहीं पता, लेकिन हाँ रेस्ते का बता सकता हूँ कि यहाँ पे पास हमारे एड्रियाटिक सी साथ ही है ना, तो जब यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ कोरोना वायरस, तो हमारा टेम्परेचर मार्च में ऐसा हो गया जैसे कि दिसंबर जनवरी, दो पे चला गया टेम्परेचर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री वाह, सेंटीग्रेड। तो वाह। पता नहीं अब थोड़ा गर्मी हो गई है, लेकिन उस वक्त हम्म। बहुत गर्मी हो गई थी। वो हवाएं ऐसी चलती थी कि ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ उड़ा के ले जाएगी। लेकिन अब शुक्र है थोड़ा सा कह सकते हैं गर्मी हो गई है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आपसे मैंने बात जो ज्यादातर करनी थी वो उर्दू राइटिंग के हवाले से कर। जी, जी, जी। तो ये मुझे ये वैसे पता नहीं सही तरह से, ये जो आपका ग्रुप है साइंस की दुनिया का ग्रुप, ये जी, कब से ऑपरेट हुआ है, शुरू कब हुआ था? इसको मेरा ख्याल है कि कोई 6 साल के करीब हो गए हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मतलब आई वाज नॉट द ओरिजिनल जिन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम्म। उसमें अख्तर अली शाह, मुनीब, मुजम्मिल, ये इस किस्म के लोग थे जिन्होंने शुरू किया था। मैंने जब इसको ज्वाइन किया था उस वक्त इसमें मेरा ख्याल है कोई 2,500-3,000 के करीब बिल्कुल शुरू में ही किया था, यानी प्रॉब्ली फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही। तो उसके बाद फिर ये था कि शुरू में मैंने ये था जैसे कमेंट
करने शुरू किए थे। आई डिडंट इवन नो कि हाउ टू पोस्ट, क्योंकि मैंने कभी फेसबुक इससे पहले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर वो कमेंट्स में फिर मैंने कुछ कमेंट किया, तो किसी ने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आपका कमेंट जो है ये बहुत अच्छा है, आप इसको पोस्ट बना कर लगाएं। ये कोई ड्रीम्स पे था कोई कमेंट कि व्हाई डू वी ड्रीम एंड व्हाट डज इट मीन। तो वो फिर दैट वाज माय फर्स्ट पोस्ट, जो मैंने उसको फिर पोस्ट के तौर पे लगाया था। उसके बाद फिर यही था कि ज़्यादातर मेरा यही होता था कि आई वाज मेकिंग कमेंट्स, और कमेंट्स कोई अगर लोगों को पसंद आ गया तो आई वुड मेक ए पोस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माय पोस्ट एंड दे गेव मी फीडबैक कि आप और लिखिए। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर रेगुलरली। लेकिन लिखने में यही है कि आई एम नॉट एन ओरिजिनल राइटर, क्योंकि मेरा बेसिकली साइंस इज नॉट माय प्रोफेशन, राइट, इट्स माय पैशन बट नॉट माय प्रोफेशन। तो ज़्यादातर मैं यही करता हूँ कि मटेरियल तो बहुत मिल जाता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत होते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जो आर्टिकल मुझे क्वालिटी का लगे तो देन आई ट्रांसलेट दैट एंड और ट्रांसलेशन में भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा उसको सिनॉप्सिस थोड़ा सा दूं, थोड़ा सा खुलासा दूं उसका, पूरा आर्टिकल का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करूं, क्योंकि वो लोगों को थोड़ा अटेंशन स्पैन कम होता है। अगर जरा बड़ा आर्टिकल हो तो फिर लोग नहीं पढ़ते तो इतना। ब्रैकेट तो लगानी पड़ती है जब भी आप ट्रांसलेट कर रहे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हैं। तो मैंने एक और क्वेश्चन था कि ये जो उर्दू में टाइपिंग करना है, ये जी। आपके अंदर शुरू शुरू से टैलेंट था या फिर आपने डेवलप की? इतना नहीं नहीं, आसान नहीं है। ये शुरू में मैं आर्टिकल जो था वो अंग्रेजी में लिखता था। हम्म। तो फिर लोगों ने कहा जी कि अंग्रेजी, तो क्योंकि वो पाकिस्तान में अंग्रेजी, बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, राइट। तो उन्होंने कहा हाँ। कि आप फिर उर्दू में लिखें। तो उस वक्त आई डिडंट इवन नो हाउ टू टाइप इन उर्दू। तो मैं फिर वो रोमनाइज्ड उर्दू में लिखता था, यानी इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज करके, लेकिन उर्दू वर्ड्स। और उसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि वो कुछ जैसे रे की आवाज है वो अंग्रेजी में है ही नहीं, राइट। और फिर वैसे भी है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ तरह से स्पेल करते हैं, तो फिर वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है रोमन उर्दू का। तो फिर यही था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उर्दू में टाइप करें। मैंने कहा कि भाई मुझे तो उर्दू टाइपिंग नहीं आती। तो उन्होंने फिर मुझे एक लिंक भेजा, जो वो उर्दू इंस्टॉलर था। तो फिर ये है कि मतलब 3-4 दिन मैंने फिर टाइप किया, तो फिर देन आई आई पिक्ड अप, आसान हो अच्छा, गया वैसे थोड़ा। क्या किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ कि अगर मैं मुझे उसकी आदत पड़ गई ना तो फिर मैं रोमन उर्दू नहीं लिख पाऊंगा, तो जरा वो मुश्किल होता है इसलिए। अच्छा, राइट, एक और बात राइट। है, अब तो मेरे ख्याल से आपने एकदम से मुझे कहा भी था कि अब तो आप वॉइस को भी यूज कर सकते हैं ना टाइप करने। जी, आप जी, जी, जी। बोल रहे तो ग्राफिक देगा। तो क्या कहते हैं, उसमें ज्यादातर ये होता है कभी कभी कि वो सही तरह नहीं सुन पाता, तो हम्म, उसमें ज्यादा हम्म। मुश्किल नहीं जी, जी, उसमें होता वॉइस। है, राइट। वो मैं इनफैक्ट नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन यूजिंग लेस एंड लेस ऑफ वॉइस इनपुट, क्योंकि उसमें यही होता है कि उसमें एक तो एटलीस्ट मेरा जो कंप्यूटर है, मेरे जो विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है, उसमें कंप्यूटर पे उर्दू वॉइस टू टेक्स्ट नहीं है। तो वो सेल फोन पे है, तो मैं फिर सेल फोन पे करता हूँ, फिर उससे ट्रांसफर करता हूँ, तो वो थोड़ा सा पेनफुल है, राइट। और फिर उसमें जैसे आपने कहा, उसमें गलतियां बहुत सी होती हैं। बाज़ औक़ात गलती ऐसी होती है कि आफ्टर द फैक्ट आपको ये भी याद नहीं रहता कि आप क्या कहना चाह रहे थे, right? हम्म। तो उस वजह से आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट। लेकिन वो मैंने बीच में यूज किया था उसको भी, उससे स्पीड थोड़ी ज्यादा ऐसे हो जाती है कि टाइपिंग की स्पीड मेरी कम है, बोलने की स्पीड थोड़ी से बेहतर है। तो अगर वो रियल टाइम में रिकॉर्ड हो जाए तो वो कम टाइम लगता है उसको। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि करेक्शन में और उसको फिर एडिटिंग में ओवरऑल टाइम उतना ही था, ज्यादा नहीं था। अब मैं डायरेक्ट टाइपिंग ही करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और मुझे एक और बात करनी थी कि हमारे अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें भी, और नई जनरेशन ही कह सकते हैं, नई जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं उनमें से काफी लोग हैं जो कि लिखना चाहते हैं, और जी। वो लिखते भी हैं। हम देखते हैं कि फेसबुक में डिफरेंट ग्रुप्स में वो लिख रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अभी बहुत ज्यादा नहीं है ये, कि लोग ना उर्दू में साइंस पे किताबें लिखना शुरू करें, या तो हम्म, किताबें लिखना शुरू करें, या फिर जो लिखी गई हैं साइंस की बुक्स इंग्लिश में जी, उनको जी, ट्रांसलेट करें उर्दू। जी, जी, जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेंड कैसा है, इसको फॉलो करना चाहिए? जी, एक तो खैर ये है, मुझे बहुत खुशी है कि साइंस की दुनिया के, एक तो आप
खुद मेंबर हैं, आई मीन यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन साइंस की दुनिया के, साइंस की दुनिया के मेंबर्स की तादाद जो है तकरीबन 2.5 लाख के करीब पहुंच रही है। तो इसका अपना एक मोमेंटम बना है, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि साइंस की दुनिया की वजह से, और मेरी और आपकी, जरार साहब की और बाकी लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी वजह से एक नई जनरेशन आई है राइटर्स की, जिन्होंने लिखना शुरू किया है। मैं कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। इनफैक्ट मेरा आजकल काफ़ी सारा टाइम जो नए राइटर्स हैं उनको हेल्प करने में, उनकी मेरा राइटिंग की एडिटिंग में, उनको फीडबैक देने में, उसमें भी वक्त लगता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक नई जनरेशन पूरी आई है राइटर्स की, जो साइंस की दुनिया से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखना शुरू किया है, या उन्होंने मुझे ये फीडबैक दी है या दूसरे एडमिन्स को भी, कि साइंस की दुनिया ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि आप साइंस पर भी लिख सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं, एटलीस्ट मतलब उसकी ऑडियंस है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा ट्रेंड है। थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ जो साइंस की दुनिया की बात नहीं कर रहे, जनरल जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, लिखने के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानी एक जो बुनियादी चीज़ होती है कि जब आप साइंस पे लिखें, वैसे तो आप जब भी लिखें, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एक एक लफ्ज चुन के, सोच के कि ये कहीं मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा, या इससे कोई शख्स जो है वो गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा, राइट। लेकिन खास तौर पे जब साइंस की आप राइटिंग करते हैं, फैक्ट्स को जब आप बयान करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई मिस स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे, आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसका साइंसदानों ने क्लेम नहीं किया, राइट। तो वो हमारे यहाँ थोड़ा अभी डिसिप्लिन कम है। लोग ट्रांसलेट करने में या लिखने में एग्जैजरेट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या बगैर ऑथेंटिकेशन के, बगैर हकायक को चेक किए वो लिख देते हैं। और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उनकी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ से कोई गलत मालूमात ना पहुंचे। तो मुझे बात बहुत मायूसी होती है कि बहुत जो हमारी सोसाइटी के मुक्तदर लोग हैं, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, बाज़ औक़ात वो साजिश, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, साजिशी नजरियात जो होते हैं, उन पे लिखना शुरू कर देते हैं। अभी आजकल कोरोना वायरस के हवाले से वायरस बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, और मुझे बहुत मायूसी होती है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो ये नजरियात इस किस्म के फैला रहे हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, यानी ये कोई एक्चुअली फैक्ट्स बेस नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बात होती है। अब मुझे वैसे स्पेसिफिक नहीं पता कि आप किन लोगों की बात करें, लेकिन ज्यादातर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि अ, ऐसे लोग जिनकी वो फील्ड ही नहीं है, वो उसके बारे एग्जैक्टली, में बात करते हैं ना, जब एग्जैक्ट, जी जी, फिर ये ज्यादातर होता है। जैसे कि मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा कि हमारे मुल्क के एक बड़े नामवर वकील है, जो पीटीआई से मुंसलिक है, पता लग जाएगा आपको कौन है, जी जी, ठीक है। जी जी, तो वो उन्होंने खबरनाक प्रोग्राम भी होस्ट किया था। तो एक दफा वो हम्म, खबरनाक प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए जब वो होस्ट कर रहे थे ना, हालांकि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े मजेदार इंसान है, हम्म, उन्होंने ये कह दिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कि एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। ये कितनी सीरियसली गलत एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, स्टेटमेंट, जिंदगी लगा दी है। जो खुद एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में खिलाफ बात करके, और वो अब ये कहते हैं एस्ट्रोनॉमी की बिल्कुल, ब्रांच है। बिल्कुल, राइट, तो इस तरह ये होगा ना कि जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गए, या फिर आप कहते हैं ह्यूमैनिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो हम्म, फिर जब साइंस के बारे में बात करेंगे, वो फिर जैसे कि आपने कहा कि उनकी बड़ी फॉलोइंग है, तो फिर बिल्कुल, मजे की बात है, उनको ना फिर आप, क्योंकि कई लोग उनके जो फैंस होते हैं ना, उनके लिए वो बने होते हैं, क्या कहना चाहिए, बुत बने होते हैं कि इनसे तो इख्तलाफ राय हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो अब आइडलाइज आप किया, बोलोगे ये गलत कह रहा है, बिल्कुल, लोगों का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यार ये तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि जी लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि गलत कह सकते हैं जी। सेलिब्रिटी को। तो मैं अक्सर अपने जो मेंबर्स हैं साइंस की दुनिया के, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक इस मामले में काफ़ी संजीदा बातचीत भी चल रही थी फोरम पे, साइंस की दुनिया के फोरम पे, कि किस शख्स की बात को आप ऑथेंटिक समझेंगे, राइट। तो मेरा जवाब ये था कि आप किसी शख्स की बात को भी ऑथेंटिक नहीं समझिए। मतलब एक बेसिक जो स्केप्टिसिज्म है, तशकीक की जो सोच है, वो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। कि अगर मैं ये कह दूं कि भाई
हसान जो है वो फिजिक्स का मास्टर है, वो फिजिक्स उसकी फील्ड है, तो वो जो भी कहेगा वो ठीक होगी। ये एटीट्यूड बिल्कुल। सही नहीं है, राइट? इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि हसान डिलिबरेटली गलत कहे, गलती हो सकती है। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं और मेरी राय लेते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई देखें, मैं अपनी तरफ से ऑनेस्टली कोशिश करता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं आपको, लेकिन आई एम ए ह्यूमन बीइंग, राइट? मतलब हो सकता है कि मैंने जहां से पढ़ा हो वो गलत हो, या मैंने उसका गलत मतलब लिया हो और मैं आपको गलत बता रहा हूँ। तो मेरे लफ्ज को आप पत्थर पे लकीर मत समझिए, आप इसको खुद भी तहकीक कीजिए दूसरे साइंसदान क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कीजिए कि साइंसदानों की बातें, गैर साइंस के बारे में साइंसदानों की बातें गैर साइंसदान की निस्बत ज्यादा काबिल एतमाद होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही कह रहा है, राइट? काबिल एतमाद भी दूसरी नहीं बात, होते प्रिसाइज, वो जी ओवर बिल्कुल, जनरलाइज नहीं करते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि साइंसदान जब कोई बात करता है तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो शख्स साइंस की बात कर रहा है या अपनी राय दे रहा है, राइट? क्योंकि हाँ, बीच में बाज औकात अकायद की बात आ जाती है, बिलीफ सिस्टम की बात आ जाती है। अब एक साइंसदान जो है वो जीसस को सन ऑफ गॉड समझता है, तो अगर वो ये कहता है कि आई बिलीव जीसस सन ऑफ गॉड, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस ये कह रही है कि जीसस सन ऑफ गॉड, ये उसका अपना बिलीफ है। या अगर कोई साइंसदान मुल्हिद है और ये कहता है कि भाई मुझे तो साइंस में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे खुदा का वजूद साबित हो, तो वो साइंस की बात नहीं कर रहा, वो अपनी राय दे रहा है, राइट? तो किसी भी शख्स का जब आप कोई स्टेटमेंट पढ़ें, बयान पढ़ें, तो उसमें ये जरूर ख्याल रखें कि वो फैक्ट्स बयान कर रहा है या अपनी राय बयान कर रहा है। अच्छे साइंसदान जो हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको डिस्टिंग्विश करें, खुद ये बताएं कि ये मेरी राय है, जो डाटा है वो ये कह रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग केयरलेस होते हैं, वो ये डिस्टिंक्शन खुद नहीं पैदा करते। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है, राइट? तो वो मैं हमेशा लोगों को एनकरेज करता हूं कि खुद तहकीक की आदत डालें, खुद सोचने की आदत डालें, मल्टीपल सोर्सेज से इन्वेस्टिगेट करें कि साइंस क्या कह रही है, लेकिन किसी भी शख्स की बात को पत्थर पे लकीर ना समझें। जैसे कि अ, इंसान जो है वो गलती करता ही नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो फरिश्ता हो गया ना। एग्जैक्ट, बिल्कुल अब जैसे कि बिल्कुल। अब एक मशहूर एग्जांपल दूं मैं, ऑलमोस्ट जो भी लोग ये सुन रहे होंगे उन सबको निकिल डिग्रास टाइसन का तो पता ही होगा, इतना फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ठीक है। बिल्कुल। उनकी थी एक इवेंट था, उसमें आपको शायद याद हो कि 90 मैं तो पैदा भी नहीं हुआ 1980s में ना, अमेरिका में बन रहा था सुपर कोलाइडर, बनना एग्जैक्टली। था लेकिन बिल्कुल बना नहीं। बिल्कुल। तो उसका जो सर्कमफ्रेंस था ना वो था 60 माइल्स, ठीक है। राइट। अब नील डिग्रास टाइसन को लगा, गलती लगी उनको, क्योंकि उनका उसका ना डायामीटर है 60 माइल, आई सी। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या बना, पाई टाइम्स 60 यानी कि 200। और वो राइट। कई साल बताते हैं अपनी ऑडियंस को कि 200 है, 200 है। जब वो वहां बैठे हुए थे तो लॉरेंस क्रॉस और ब्रायन ग्रीन ने उनको करेक्ट किया, नहीं 60 माइल्स है, तो कहते हैं मैं गलत बता रहा हूँ। तो उन्होंने बाद में करेक्ट कर लिया अपने आप। राइट, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि वो बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो गलत नहीं कहते, वो बिल्कुल, गलत कह सकते हैं। और एग्जैक्टली। बात एक बहुत मजे की बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ कि 200 है तो 200 ही है, नहीं, बिल्कुल। वो राइट। नया सीखना चाहती है। तो अगर सपोज करेंगे मेरे फिर किसी भी इंसान से कोई गलती होती है, तो उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो अपनी गलती मान लेंगे। अगर आपको गलती लगती है ना, तो बिल्कुल। आज जैसे कि कई दफा ऐसे होता है कि मेरी वीडियोस में लोगों ने कमेंट किए होते हैं, जैसे कि मेरी वो रिलेटिविटी वाली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया होता है, जो कि सही था, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि मैंने वो चीजें अगर बहुत प्रिसाइजली बताता, मैं वो मैथ का डेलोपिटल रूल यूज करता वहां पे, तो कई लोगों को समझना, तो मैंने वो एग्जैक्टली। उसका उसका बिल्कुल ठीक था ऑब्जेक्शन जो उसने नीचे किया था। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कह रहा हूँ ठीक, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। समझनी चाहिए कि किसी की जी बात ही पता चलती है, उसी जी। बात। तो ये है कि कमिंग बैक टू दिस नोशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, आजकल बहुत मुझे उलझन होती है इस बात से कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो फैलाई जा रही हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आया था अब्दुल्ला हारून साहब का, जो बहुत बड़ा नाम है, हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं। अब उनका फील्ड साइंस नहीं है, उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ा,
कुछ किसी ने कहा जी कि भाई ये कोरोना वायरस जो था ये इंसान ने बनाया है, इसकी वैक्सीन जो ऑलरेडी यू नो इजाद हो चुकी है, उसके पैटेंट मिल चुके हैं। इंडिविजुअल फैक्ट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत है, राइट? कोरोना वायरस जो है वो इट्स अ फैमिली ऑफ वायरसेस, उसमें बहुत से वायरसेस पहले से डिटेक्ट हो चुके हैं। ये एक नई उसकी एक इट्स द सेम स्पीशीज बट इट्स अ न्यू म्यूटेशन। तो वो समझे बगैर कि ये वायरस उनसे डिफरेंट है, ये नया है, ये कह देना कि ये 20 साल पहले ये डिजाइन हुआ था या इसकी वैक्सीन डिजाइन हो चुकी है, और ये चीजें हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। और हमें जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनके पास माइक्रोफोन है, जिनके पास कैमरा है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम बगैर तहकीक किए कोई बात आगे ना फैलाएं। और जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनकी भी एज ए ऑडियंस मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हारून साहब ने कह दिया तो मैं आंख बंद करके उस पर यकीन ना कर लूं, क्योंकि ये मेरा पहले से बायस ऐसा है। आई हैव टू अस्यूम कि वो बात गलत है और खुद से तहकीक करूं और ये देखूं कि, और दूसरी बात यह है कि तहकीक करने में भी अगर बिलफर्ज मेरा मुझे ये लगता है कि वाकई साजिश है, तो भी तहकीक करने में मुझे वो सोर्सेस पढ़ने चाहिए जो ये कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, ताकि मैं ये देखूं कि उनके कम से कम आर्गुमेंट्स क्या हैं। जब तक आप बिग पिक्चर नहीं देखेंगे, अगर आप सिर्फ साजिशी नजरियात जो आपके जो बाइसेस हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो आपको फैक्ट्स कभी नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी भी शख्स, चाहे मैं हूं, आप हों, रिचर्ड डॉकिंस हो या कोई मजहबी आलिम हो, बिला तनकीद, बिला क्रिटिकल थिंकिंग आप किसी शख्स के बयान पे यकीन ना कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पैदा करना जो है वो हर शख्स के बस में होता है। इट्स जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन, राइट? तो वो मेरी सबसे दरख्वास्त होती है कि प्लीज प्लीज थोड़ी सी तशकीक पैदा करें, जो बात तो आपको सही लगती है। जी, go ahead। इसके वैसे बहुत कुछ बोला जा सकता है। वैसे ये हमारे पास ज़ाहिर है टाइम लिमिटेड है। ये इटसेल्फ आप कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के बड़े प्रॉब्लम में से ये एक प्रॉब्लम है, मिस इन्फॉर्मेशन का। और ये बिल्कुल जैसे कि कई दफा होता है ना कि सपोज करें कि कोई इंसान आपको आगे कहता है कि न्यूटन्स लॉ जो है ना, वो उसमें 1/r³ है, 1/r² नहीं है। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। हम्म आप गूगल पे जितना मर्जी सर्च कर लो, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि न्यूटन का जो लॉ है उसमें 1/r³ आता है, ठीक है। हम्म क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड चीज है। लेकिन अगर आप इन चीजों की बात करोगे कि कोरोना वायरस, या फिर एक और भी आपको शायद याद हो कि एक कॉन्स्पिरेसी आई थी कि मोबाइल फोन से कैंसर होता है, ये आपको एग्जैक्टली, शायद राइट याद है। राइट। तो जी ये जी। वो चीजें हैं जो जिनके बारे में एस्टेब्लिश्ड नहीं पता अभी हमें चीजें, ये ऑन फ्रंटियर है। तो ऐसी चीजों के बारे में आपको दोनों साइड्स पे आर्टिकल, या मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि कुछ कंडीशंस के साथ यू कैन फाइंड अ पेपर ऑन प्रैक्टिकली एनी, जो कि एग्जैक्टली। एक फॉर बिल्कुल। एग्जांपल कुछ दिनों पहले बल्कि कुछ दिनों पहले नहीं, मार्च के शुरू में एक पेपर आया था जिसके आर्गुमेंट्स बड़े अच्छे थे। और हम्म उन्होंने ना उन आर्गुमेंट से ये कंक्लूजन निकाली हुई थी कि ह्यूमन बॉडी कैन बी यूज्ड एज अ डिटेक्टर फॉर डार्क मैटर। ये बड़ा मजेदार लगता है राइट। क्योंकि जो आर्गुमेंट मेंशन थे कि हम्म डार्क मैटर पार्टिकल्स जो है वो इस रेंज से आगे होने चाहिए। तो अगर उनके हम्म पार्टिकल्स इतने मैसिव हैं, तो अगर वो ह्यूमन बॉडी को लगे तो ह्यूमन बॉडी की सीरियस सीरियस इंजरी या डेथ हो सकती है। उन्होंने फिर ये कहा, उनका टाइटल ये था कि ह्यूमन बॉडी एज अ डिटेक्टर फॉर जी डार्क जी मैटर। जी जी। अब अगर मैं ये कहूंगा, ज्यादातर लोग एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट लोगों को नहीं आदत पेपर का एग्जैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट। उनका राइट। यार ये टाइटल लिखेंगे गुरुजी, बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल। अब चला राइट। देंगे आगे। अगर आप बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट देखो तो उन्होंने जाहिर है वो पेपर बड़े क्या कहते हैं, बड़े नामवर जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ है। तो उनका जो असल में ना जो टाइटल था ना वो थोड़ा कैची था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा तो उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा अपनी डोमेन में रह के ये बात की है, सही। ये सब सही। प्रपोज किया, उनको यूज नहीं कर रहे। राइट। अब क्या, तो एक और बात ये कि हमारे पाकिस्तान में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं ना, जैसे कि हकीकत टीवी हो गया, यकीन बिल्कुल टीवी, बिल्कुल। इन्होंने अजीब अजीब बातें फैलाई की। और वो इस तरह की चीजें कहते हैं ना कि आधा सच जो है वो ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा वो हल्का खतरनाक है, बिल्कुल। बोलते हैं और फिर साथ साथ में दुम के साथ हाथी लगा देते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट हैं। राइट।
तो अभी आप जो बात कर रहे थे कि आप सिर्फ अपनी ही जो बिलीफ रखते हो उन्हीं चीजों को जी पढ़ोगे तो कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखे ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अभी चंद दिन पहले, 1 अप्रैल को, राइट। आई रोट एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिखा जो कि अप्रैल फुल जोक था, और उसमें मैंने लिखा कि नासा ने एक्सेप्ट कर लिया जी कि चांद पे जाना जो था वो झूठ था, राइट। अब मैंने डिलिबरेटली उसमें बहुत सी गलत बातें की जो आप 1 मिनट की रिसर्च से आपको पता लग जाएगा कि ये बात गलत है, राइट। तो एक तो ये था कि इट वाज जोक कि ये अप्रैल फूल का था, और वो मैंने उस दिन के एंड पे फिर मैंने वो लगा दिया कि ये जोक था, डोंट टेक इट सीरियसली, लाइक। विराट तो बड़ी मजे का लगाया था वो बेल रंग की एग्जैक्टली। बहुत राइट मुश्किल राइट। तो लेकिन उसमें साथ ही एक एक्सपेरिमेंट में था कि कितने लोग जो हैं दे विल बी फूल्ड बाय दिस, कितने लोग जो हैं वो इसमें जो गलतियां हैं उसकी बेस पे ये कहेंगे कि भाई ये तो सही नहीं लगता, कुछ कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई ये तो इट इज जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि नासा चांद पे नहीं गया था, ये मतलब इट्स अ फैक्ट। यानी साइंटिफिकली अगर आप देखें तो दुनिया के कोई भी संजीदा साइंसदान नहीं है जिसने कभी ये कहा हो कि नासा चांद पे नहीं गया था, राइट। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे और जो पॉपुलर मीडिया है उस पे ये बातें चलती हैं। तो मतलब ऑन वन साइड आई वाज प्लीज्ड कि बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई आपके ये फैक्ट्स गलत हैं, तो ये उन्होंने पकड़ लिया कि ये अप्रैल फूल जोक है। लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड कि बहुत से लोगों ने इसको सही भी लिया, यानी जो लोग दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू दैट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि वो आप तो ये बता रहे थे पहले कि नासा चांद पे गया है, अब आप ये कह रहे हैं कि चांद पे नहीं गया, तो हाउ डू आई देन नो कि क्या सच क्या झूठ। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फॉलो करते हैं उन्होंने तो फौरन उसको पकड़ के अपने उस पे सोशल मीडिया पे लगा दिया कि देखें जी अब तो कदीर साहब ने भी कह दिया कि नासा नासा मान गई। तो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू सी के साइंस की दुनिया जो हम 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट हुआ नहीं, एंड आई वाज प्लीज्ड के बहुत से लोग हैं जिन्होंने दे एक्चुअली सॉ थ्रू दैट, राइट। तो वो ये है कि जस्ट बिकॉज कदीर साहब ने आर्टिकल लिखा है डज नॉट मीन कि ये सब फैक्ट्स हैं, राइट। आई मीन हर शख्स की जिम्मेदारी है कि हम खुद से और एक जो एक वो मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, जो बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर है ना, उसने कहा था बुलशिट डिटेक्टर क्या होता है, राइट। कार्ल सैगन, एग्जैक्टली, थैंक यू। कार्ल सैगन ने कहा था बुलशिट डिटेक्टर, राइट। तो एवरीवन शुड हैव दैट बुलशिट डिटेक्टर कि हमारे जहन में एक जो साइंस के जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात करे ना कि भी मैं बैठा हुआ था तो अचानक प्याली उड़ के छत पे चली गई, तो वी शुड ऑल नो कि ये बुलशिट है, राइट। कि उसमें या तो कोई झूठ बोल रहा है या उसमें कोई शोबदाबाजी है, कोई ट्रिक है। लेकिन साइंस के जो असूल हैं दे आर सो thoroughly observed and replicated and confirmed कि अगर कोई ये कहे कि प्याली खुद उड़ के छत की तरफ चली गई तो यू शुड नो कि ये बात जो है गलत है, राइट। तो वो बुलशिट डिटेक्टर जो है वो हम सबको अपने अंदर पैदा करना है। या फिर और वो गलत है या फिर कोई ऐसा रीजन है जो कि रैशनल रीजन है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। हो सकता एग्जैक्टली है कि एग्जैक्टली। मैग्नेट लगाओ उसने ट्रेड खींच लिया ऊपर। अच्छा। और मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि हम जो मैजिक शोज देखते हैं वो सिर्फ नाम है मैजिक, राइट। लेकिन आप उन मैजिशियंस से अगर आप बात करें तो वो ऑनेस्टली आपको बताते हैं कि दीज आर ट्रिक्स, वो सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली, आई मीन दे आर नॉट रियली डूइंग मैजिक। अगर उसमें मैजिक शो में कोई प्याली वाकई आसमान की तरफ जा रही है उठ के, तो दे टेल यू कि दिस इज ट्रिक, वी मे नेवर फाइंड आउट, हमें ये हो सकता है कि कभी भी पता ना चले कि वो ट्रिक है क्या, वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि ये साइंस के असूल के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, ये ट्रिक है, राइट। तो हुडीनी है। वो जी हवा में उड़ बिल्कुल। जाता है उसमें से निकल एग्जैक्टली जाता है। यहाँ पे हो यहाँ तो वो है। गली उल्टा बन जाएगा जी बहुत एग्जैक्टली पहुंचा। हुडीनी है, उसके बहुत से ट्रिक्स ऐसे हैं जो आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि उसने कैसे किए थे। आई मीन ही वाज अ जीनियस इन टर्म्स ऑफ मैजिशियन, राइट। लेकिन वो हमेशा ये कहता था कि आई विल नॉट टेल यू हाउ आई एम डूइंग इट, बट आई विल टेल यू कि इट्स अ ट्रिक। कि यानी साइंस को गलत नहीं कर रहा मैं,
मैं एक ट्रिक कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये ट्रिक है। तो अगर कोई शख्स एक ऐसा काम कर भी रहा है जो आपके ख्याल के मुताबिक साइंस के असूलों के खिलाफ है, तो हमें इतना स्केप्टिसिज्म होना चाहिए कि हम ये कहें कि भी इसका मतलब कि ये शख्स एक ट्रिक कर रहा है या ये शख्स झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ पीर फकीर ऐसे हैं जो लोगों को धोखा देते हैं इस तरह शोबदेबाजी से, राइट। बिल्कुल। तो लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं कि इस पीर के हाथ में तो मोजे हैं, इस पीर के हाथ में ये है वो है, बहुत से हाँ, यू नो बड़े बड़े बिल्कुल कुछ लोग हैं। बिल्कुल उनको असल में दिमाग में डर भी करवाता है कई बार ये काम, एग्जैक्टली कि ये एग्जैक्टली अगर डर है कि ये वो काम कर देगा तो अगर ये ना हुआ तो मेरा ये काम नहीं होगा, इस तरह की। एग्जैक्टली तो मेरा एक बिल्कुल क्वेश्चन है जो जिसके बारे में मैं कई बार सोचता हूँ, मैं आपसे भी वो शेयर करूँ कि अम, अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि अ, जिस फॉर्म में, चूंकि इस फॉर्म से पहले पहले इस फॉर्म में होना जरा मुश्किल था आज से पहले, क्योंकि आज से पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस तरह आज है। जी तो जिस फॉर्म में पॉपुलर साइंस आज है, जी अभी हम मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉपुलर साइंस आज से पहले नहीं थी। फॉर एग्जांपल जो फैराडे ने अपने क्रिसमस लेक्चर देने शुरू किए थे, वो क्या पॉपुलर साइंस। लेकिन हम्म, मतलब जिस फॉर्म में पॉपुलर साइंस आज है, इतनी एक्सेसिबल फॉर्म में इतनी एक्सेसिबल फॉर्म में आज से पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल तो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ना अभी एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पॉपुलर साइंस के साथ, कि हम्म, देखते हैं कि हम इसको परस्यू करें तो क्या हो। और अगर हम कहें कि अच्छा इस फॉर्म में जो पॉपुलर साइंस आज है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं या बुक्स वगैरह की बात, जी तो इसके पायनियर्स कौन है, तो हम कह सकते हैं चलो आइजैक एसिमोव थे पहले, फिर कार्ल सेगन, इस तरह के लोग, ठीक है। राइट फिर कुछ हद तक जी फाइनमैन भी हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, ये थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, जिस बात से एग्री करना या ना करने के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि इससे पहले मैं एक और मजे का फैक्ट बताऊं कि हाइजेनबर्ग जो था, वर्नर हाइजेनबर्ग, जी वो पॉपुलर साइंस के बड़े खिलाफ, और उसकी हम्म, रीजन क्या बताता हूँ कि क्या ऐसा आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो लोग थे, एसिमोव, फाइनमैन, कार्ल सेगन वगैरह, जी जी ये प्रोबेबली आगाह नहीं थे इस बात से कि पॉपुलर साइंस के बहुत सारे नुकसानात हैं जो हम आज हम्म, देख रहे हैं। और वो जी क्या जी नुकसानात हैं, वो ये हैं। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि लोग, जैसे कि कल जिस जरार साहब ने भी कहा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं फ्लैट अर्थ मॉडल देख, ठीक है। तो हम ये पूछते हैं हम्म, लोग एक चीज में पढ़ते ही क्यों है कि अर्थ हम्म, ये है, ठीक है। वो इस चीज में क्यों नहीं पढ़ते जो हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम। तो उसका एक जो आंसर, जो जिसके बारे में मैं कन्विंस हूँ कि हाँ ये आंसर है इसका, वो ये है कि ये चीजें पॉपुलर साइंस में ना नहीं डाली जाती। पॉपुलर साइंस में डाली जाती हैं आसान आसान चीजें, चीजों बिल्कुल को आसान। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो चीज पब्लिक में फेंकी जाएगी ना, लोग उसको तोड़ मरोड़ देंगे, और जो चीज हम्म, नहीं फेंकी जाएगी ना पॉपुलर साइंस में, वो जी सेफ जी रहेगी। हम्म, Agree? मतलब ये ऑब्वियसली इट्स अ ट्रिकी सब्जेक्ट, राइट। क्योंकि आप अगर देखें ना, बच्चों को थर्ड या फोर्थ ग्रेड में जो साइंस पढ़ाई जाती है, अगर आप एज पीएचडी स्टूडेंट वो साइंस देखें तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें गलत लगेंगी, राइट। हम मतलब वो गलत नहीं होती, वो सिर्फ ये होता है कि वो इतनी ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई की होती हैं चीजें कि वो बच्चा जो है वो उससे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी, उससे ज्यादा पेचीदगी को समझ ही नहीं सकता, राइट। तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ बच्चों को, जैसे मतलब वो अब अगर देखें न्यूटन के जो लॉज हैं, अ, बच्चों को जो सिखाए जाते हैं वो सिर्फ वर्बल सिखाया जाता है, राइट। आठवीं नौवीं के बच्चों को एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं। जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो फिर आपको वो इक्वेशन की सूरत में सिखाया जाता है, लेकिन वो सिंपल सी इक्वेशन, या एटलीस्ट मैट्रिक के लेवल पे सिंपल सी इक्वेशन होती है। फिर आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो फिर वो कैलकुलस इस्तेमाल करते हैं उसको, राइट। तो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ यू नो कंप्लेक्सिटी, जो साइंसदान जो काम कर रहे हैं उसको अगर आप आम लोगों तक पहुंचाना चाहें तो आपको ये लेयर्स सब हटा के जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो बताना होती हैं। और उसमें भी यू आर राइट कि लोग उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, लोग उसको गलत समझेंगे और फिर उससे गलत नतीजे निकालेंगे। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली ये पॉइंट है, नतीजे निकालना चाहिए।
एग्जैक्टली लेकिन ये है कि ये कर दो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पॉपुलर साइंस बहुत मुश्किल कर दो, वो आप करोगे फिर कोई ठीक नहीं। बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉपुलर साइंस का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हम बताएं कि साइंसदान क्या काम कर रहे हैं, दैट्स इट। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि फॉर एग्जांपल क्या लूँ मैं, कि हम अब इस वक्त अर्थ की शेप स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, कि अभी हमें ये रिजल्ट्स मिले और अभी हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को ये सुनना चाहिए कि हम स्टडी कर रहे हैं और अभी तक हम इस पे नतीजे पे पहुंचे नहीं हैं, बस। एग्जैक्टली राइट क्या ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा आप अभी इस नतीजे पे पहुंचे हो, इसका मतलब ये है, ये होना ही नहीं चाहिए कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो रिजल्ट निकाल। राइट या तो आप कॉम्पिटेंट बनो ना, फिर हम आपकी बात को सीरियसली, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे और आपके मजे की वजह से, कहते हैं ना खुदा गंजे को नाखून था, अगर कोई रिजल्ट निकाल रहा है और उसकी फॉलोइंग भी है, फिर पब्लिक में एक लीक हो जाती है इस तरह की चीज। बिल्कुल तो ये मैं कहूँगा कि जो लोग नतीजे निकालते हैं ना, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम। जी लेकिन ये है कि दिस इज सॉर्ट ऑफ डबल एज सोर्ड राइट कि मेरे ख्याल में साइंस की जो कम्युनिकेशन है उसके दो मकसद होते हैं। एक मकसद होता है फैक्ट्स को कम्युनिकेट करना, राइट, जो हम सब कोशिश करते हैं, जैसे आप लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, साइंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस जबान में और उस तरीके से बयान करना कि मेरी कोशिश जो होती है लिखने की वो ये होती है कि जो मैट्रिक या एफएससी लेवल के स्टूडेंट हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए, राइट। तो वो होता है फैक्ट्स को बयान करना। लेकिन उसके अलावा मैं अक्सर ये एम्फसाइज करता हूँ लोगों को कि साइंस की दुनिया का, अगर मैं साइंस की दुनिया की बात करूं, असल मकसद जो है वो सिर्फ फैक्ट्स बयान करना नहीं है, बल्कि लोगों में साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग पैदा करना है, साइंटिफिक सोच पैदा करना है, एक मंतकी सोच पैदा करना है, राइट। तो मेरे ख्याल में पॉपुलर साइंस की जो कम्युनिकेशन है उसका जो मकसद है असल में वो फैक्ट्स बयान करना नहीं है, वो साइंस की सोच बयान करना है। एक चीज साइंस के बारे में जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है कि साइंस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, उसकी बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन हर चीज जो है वो सेल्फ कंसिस्टेंट है। यानी आप फिजिक्स की एक चीज उठाएं, केमिस्ट्री की एक चीज उठाएं, बायोलॉजी की चीज उठाएं, व्हेन यू गो डीप डाउन they all follow the same logic, same principle, same physical processes, right? तो ये साइंस की दुरुस्त पाथ पे होने का एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक ये पॉजिटिव आर्गुमेंट है कि शुरू में जब हमारा नॉलेज कम था तो कुछ चीजें थी जो मतलब सेल्फ कंसिस्टेंट नहीं थी। जैसे अगर आप यूनिवर्स की एज की बात करें तो पहले हम समझते थे कि यूनिवर्स की एज जो है वो शायद कुछ मिलियन साल है, राइट। लेकिन फिर जो जियोलॉजिस्ट हैं, आज से 100 साल पहले भी जियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते थे रॉक्स को, उन्होंने देखा कि रॉक्स की उम्र भी उस जमाने में जो उन्होंने अंदाजा लगाया था वो भी कोई 600-800 मिलियन ईयर्स थी, विच वाज ओल्डर देन दी एट दैट पॉइंट जो यूनिवर्स की एज की जो एस्टिमेट थी। लेकिन वो क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज का साइंस में एस्टिमेट करते हैं तो उसके साथ एरर बार्स होते हैं, और जब हमारा जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है वो क्रूड होता है तो एरर बार्स बहुत बड़ी होती हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी प्रिसीजन ज्यादा होती है वो एरर बार छोटी होती जाती है। तो साइंस में मुझे ये खूबी नजर आती है कि जैसे जैसे एरर बार छोटी होती जा रही हैं वैसे वैसे कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है। जो पहले एक जो था कि यूनिवर्स की एज जो है वो फॉर सपोज 400 मिलियन ईयर्स है और जो रॉक्स हैं उनकी एज जो है 600 मिलियन ईयर्स है, तो जैसे जैसे एरर बार्स रिड्यूस हुई वो कन्वर्ज होती गई, राइट। और अब हमें पता है कि यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है और उसमें अब जो एरर बार्स हैं वो बहुत नैरो हैं। अब यूनिवर्स जमीन की जो एज है 4.5 बिलियन 4.6 बिलियन ईयर्स है, उसके एरर बार जो हैं बहुत नैरो हैं। तो नाउ एवरीथिंग इज सेल्फ कंसिस्टेंट एंड दैट टेल्स मी कि आप जब साइंस पढ़ते हैं तो यू आर एक्चुअली नोइंग फैक्ट्स, कि ये एक आर्बिट्ररी चीज नहीं है, ये इट इज ग्राउंड ऑन ऑन फैक्ट्स। तो वो चीज मुझे कुछ लोगों की ये बॉदर करती है कि जब मतलब हम लोग गलत नतीजा निकालते हैं तो दे आर इग्नोरिंग बिग पिक्चर, के बिग पिक्चर में साइंस जो है वो, या कुछ लोगों को ये
शिकायत होती है, अक्सर ये सुनने में आता है कि साइंस तो जी अभी बहुत इमेच्योर है, साइंस की अपनी थ्योरियां जो है गलत होती हैं। आई ऑलवेज टेल आस्क पीपल, जब कोई कहता है ना कि साइंस की थ्योरियां तो रोज गलत होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई पिछले 50 साल में जो साइंस की बेसिक थ्योरीज गलत हुई हैं उनकी लिस्ट बता दें। तो आमतौर पर उसके बाद कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि ये उन लोगों ने किसी से सुना होता है कि भाई साइंस रोज अपनी थ्योरियां, हाँ, exactly. राइट, जैसे तो उन्होंने, जी, अगर कोई एक स्टेटमेंट है ना, तो आपसे कोई एग्जांपल पूछो, ज्यादातर लोगों को एग्जांपल नहीं आई, वो सिर्फ स्टेटमेंट पता होती है, वो अच्छी एग्जैक्टली, सुनी। बिल्कुल। तो बहरहाल एक एक चीज मैं आई वांट टू गो बैक, एक थॉट प्रोसेस जो मेरा था वो बीच में डिस्टर्ब हो गया। मैं जो बात कर रहा था कि कुछ हमारे जो पीर फकीर हैं वो लोगों को धोखा देते हैं। व्हाट आई हाँ, वांटेड टू से वाज कि बहुत से पीर ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑनेस्टली काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और वो धोखा नहीं देते। लेकिन आई डोंट वांट टू पेंट दिस पिक्चर कि हर पीर जो है वो धोखेबाजी करता है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो लोगों की सादा लोई से, लोगों के जो फेथ है अपने मजहब पे, उससे गलत फायदा उठाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि बहुत से लोग जो हैं वो शोबदेबाजी करके और अपनी करामात दिखा के लोगों को लूटते हैं। सो प्लीज जो लिसनर्स हैं, डोंट मिसकंस्ट्रू कि मैं सब पीरों को कह रहा हूँ। कुछ पीर यकीनन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दयानतदारी से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, सब लेकिन नहीं, ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जॉब नहीं मिली तो वो पीर बन गए। जी, तो जी, जी, ऐसे लोगों की मेजोरिटी है, ये हमारा रोना है असल में। ये नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं, बड़े ऑनेस्ट एग्जैक्टली, लोग भी हैं। एग्जैक्टली। जैसे जैसे और कि एक, बड़े, जी, आपको पता होगा पीर नसीरुद्दीन नसीर, उनकी जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, वो वो इंसान। जी, अच्छा, एक और बात की, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पॉपुलर साइंस जो है वो कन्वे की जाती है लोगों को, और जी, ये वो एक चीज़ है जिसके बारे में मैं तब से सोच रहा हूँ जब मैं 16 साल का था, कि पॉपुलर साइंस इस तरह नहीं बताई जाती। बल्कि ना, ये बल्कि आई थिंक ये रिचर्ड फाइनमैन ने भी अपनी बुक है, श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन, उसके एंड में लिखा है जी, 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 कि पॉपुलर साइंस इस तरह बताई जाती है कि एक बंदे ने ना एक काम करना था और फिर उसने वो कर लिया, खत्म, स्टोरी, राइट, राइट, फेलियर राइट, स्टोरी। तो एग्जैक्टली, ये मुझको लगता है ये फेलियर स्टोरीज डालना बहुत ज़रूरी है पॉपुलर साइंस, ताकि लोगों को पता लगे कि एकदम से नहीं हुआ ये सब। बीच में बहुत दफ़ा फेल हुआ वो बंदा। बिल्कुल, क्योंकि ना बिल्कुल, लोगों के ज़हन में ये फिर आना शुरू होता है कि सपोज़ करें आइंस्टाइन की मिसाल लेते हैं। अब आइंस्टाइन के बारे में एक जनरल बंदे का ख़्याल ये होगा कि वो स्पॉटलेस है बिल्कुल, कोई गलती नहीं हुई उससे आज तक। हालाँकि ये बिल्कुल ही उलट है रियलिटी के। बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, हमें ये बात पता है कि यार ये तो गलती करता ही नहीं था, तो मैं तो गलतियाँ करता हूँ, तो मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता जो इसने की। बिल्कुल, आपको लगता है कि पॉपुलर साइंस में ज़रूरी है फेलियर स्टोरीज़ डालना? एब्सोल्युटली, जी, जी। उसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अ, कुछ साइंस के जो पॉपुलराइजर्स हैं उनकी भी गलतियां हैं। ये गलती जो है वो यही है कि हमने कुछ लोगों को आइडलाइज कर दिया है। आइंस्टाइन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, कि लोगों को इंप्रेशन में ये दिया है कि आइंस्टाइन जो था वाज एब्सोल्यूट जीनियस, विच नो डाउट कि ही वाज एन एब्सोल्यूट जीनियस। और उससे लोगों को ये इंप्रेशन बनता है कि भी उसकी बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, राइट। तो अब अगर कोई उठ के ये कह दे जी कि आइंस्टाइन ने कहा था जी कि शायद की मक्खियां मर जाएं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, तो लोग कहते हैं कि यस यस, अगर आइंस्टाइन ने कहा तो ठीक होगा, राइट। तो मैं अक्सर ये लोगों को करेक्ट करता हूँ कि पहली बात तो यह है कि देयर इज नो प्रूफ कि आइंस्टाइन ने ये बात कही थी, बिकॉज आइंस्टाइन वाज ए फिजिसिस्ट, ही वाज नॉट एंटोमोलॉजिस्ट, राइट। हुँ, दूसरी बात यह है कि अगर साइंस आइंस्टाइन ने ये बात कही भी है, तो ही वाज सेइंग दैट एज ए ले पर्सन, क्योंकि उसका फील्ड नहीं है। तो बिल्कुल। कोई गारंटी नहीं है कि उसने अगर ये बात कही तो ये सही होगी, राइट। वो आइंस्टाइन ने फिजिक्स के बारे में भी जो बातें कही थी उनमें सब सही नहीं थी, कुछ गलत थी। जैसे वो उसके जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में उसके जो आर्गुमेंट्स थे उसमें से कुछ सही थे, कुछ गलत थे, राइट। के बारे में एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो लेकिन फिजिक्स के हट के अगर आइंस्टाइन ने कुछ कहा है तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, फिर वो दैट इज नॉट वैलिड साइंटिफिक ओपिनियन, दैट इज हिज पर्सनल ओपिनियन। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि किसी भी शख्स को आप आइडियलाइज नहीं करें, उसकी ये मत कहें कि उसकी हर बात सही है। और आइंस्टाइन को हम जो कहते हैं कि उसने बड़ा काम किया है, तो यू आर राइट कि उसको समझने के लिए हमें उसकी राइटिंग्स को देखना होगा। उसने जो डेवलप किया 1905 से लेके
अपने मरने तक वो काम करता रहा है फिजिक्स पे, राइट। 1916 शायद था या 18 था जब उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की थी। तो 1905 से लेके इतना जो ऐसा नहीं था कि उसने एक दिन बैठ के इक्वेशन बना ली। इट वाज अ वेरी लॉन्ग दस टॉर्चर्ड साल थॉट प्रोसेस, जिसमें कई कई उसने गलत टर्न्स भी लिए। हमें जो मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है सिर्फ। और जब तक आप उसकी कहानी नहीं पढ़ें कि उसने कैसे ये डिस्कवर किया उसने, और उसमें दूसरी बात जो आपने भी कही थी कि सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर उस वक्त ये जो राइनमैन की जो मैथ है वो नहीं होता, राइट, तो आइंस्टाइन शायद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो था नहीं डिस्कवर कर सकता, राइट। इवन न्यूटन का ये है कि न्यूटन, अगर कैलकुलस ना होता, और कैलकुलस जो है वो सिर्फ न्यूटन की इजाद नहीं है, उसमें भी और लोगों ने काम किया हुआ है, न्यूटन इज नॉट द ओनली वन। तो न्यूटन के लिए सब ये मॉडल करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जिसकी बेस पे एक साइंसदान काम करता है, उसके जो कंट्रीब्यूशन है उससे फिर अगले लोग बढ़ाते हैं। तो इससे साइंस का अपना जो प्रोसेस है वो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, कि ये कंटिंजेंट होती है साइंस, कि आज जो साइंस है वो कल की साइंस की बेस पे चल रही है। कल की जो साइंस है वो परसों की साइंस की बेस पे चल रही है। तो ये जो साइंसदान हैं वो अचानक उठ के ये नहीं कह देते कि भी मैंने ये डिस्कवर कर लिया है। आई मीन देयर इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस जिससे वो डिस्कवरीज होती हैं, और हम सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखते हैं तो वो हमें ये लगता है कि आसान है। आसान है, राइट, एग्जैक्टली। अभी आप एक जो काम कर रहे हैं, यू नो कुछ लोग जब साइंसदानों को क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भी स्पेशली मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में लोग ये कहते हैं कि उनको क्या पता है ये वो। तो मैं कहता हूँ कि यार देखो, एक साइंसदान जो है वो कम से कम 20 साल स्टडी करता है, ठीक है ना। मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, पोस्ट डॉक करता है, उसके बाद फिर वो अपनी रिसर्च शुरू करता है। 10-12 साल उसकी रिसर्च लगते हैं, फिर वो एक पेपर निकलता है जिसकी बेस पे कोई डिस्कवरी होती है। तो उसको 20-25 साल की उसकी एजुकेशन प्लस उसका जो एक्सपीरियंस है, और हम हम्म, उठ के फेसबुक पे कह देते हैं कि यार तो झूठ बोल रहा है, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो थॉट प्रोसेस क्या था, वो उसने कैसे ये नतीजा निकाला, और उसमें कितना रोबस्ट है वो। सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि वो गलत है, बिकॉज वी आर नॉट प्रीवी टू ऑल द बैकग्राउंड। ये कह हम्म। देना कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है, वो आई मीन दिस इज बहुत सतही सोच होती है जब हम ये कहते हैं साइंसदान जो है झूठ बोल रहे हैं, साइंसदान जो है साजिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसकी इसकी एक रीजन ये है कि लोग, असल में ना मेरा थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, तो मेरी आदत है कि ना स्टेटमेंट्स को बहुत प्रिसाइज करके बोलना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज अभी आपने कही है ये एक डीपर चीज की मैनिफेस्टेशन है, और वो ये है कि लोग कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेना, बल्कि कोई भी नहीं लेकिन एक एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसा है जिसको जी, लोग लेना, तो उसको वो डिसाइड, उसकी जो उसका सही होना या गलत होना वो इस चीज पर डिसाइड नहीं करते कि वो क्वेश्चंस पूछें और फिर एविडेंस दें। तो लोग बिल्कुल, इस चीज पे करते हैं कि वो फील कैसा करते हैं फिर। एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली, बड़ा है लोगों को। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल, फील अच्छी होती है स्टेटमेंट करती हैं सही हो, चाहे वो बिल्कुल, उनको मैटर नहीं करता कि प्रूफ है या नहीं, और अगर वो बिल्कुल। फील अच्छा नहीं करता तो गलत जी, जी, जी। और हो। ये जो आजकल खास तौर पे सोशल मीडिया के इजाद होने के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो इतनी ज्यादा फैल रही हैं, उसकी बुनियादी वजह शायद यही है कि अक्सर लोग कम्प्लेक्सिटी को, पेचीदगी को समझने की कोशिश नहीं करते। हम्म, अब अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात लें तो हर चीज को हम ये कहते हैं जी कि ये अमेरिका की साजिश है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, राइट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका हम्म, अपने घर में जो वबा फैली है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, राइट। अमेरिका जो है वो अपने इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की जो कम्प्लेक्सिटी है उसकी समझ नहीं है, इसलिए हम ये तस्लीम कर लें जी कि वाकई एक वो ग्रुप है इल्यूमिनाटी का या जो भी है, मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पेट ग्रुप होते हैं जो सारी दुनिया को चला रहे होते हैं। हमें
पेचीदगी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया का निज़ाम जो है, चाहे वो मुआशी निज़ाम हो, मॉनेटरी सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, बहुत पेचीदा है, बहुत इसमें मुख्तलिफ जो सब सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात ये एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। उस वजह से जो नतीजा निकलता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो वो उसको ये समझ लेना कि कोई शख्स इतना ज़हीन है कि उसने सारी ये समझ ली है और वो एक कमरे में बैठा कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ हमारी शैलो थिंकिंग है, हमारी सतही सोच है कि हम ये नहीं कोशिश कर रहे कि उस सिस्टम के नीचे जो पेचीदगी हैं उसको समझने की कोशिश करें। ये एक और मैं बात करूँ यहाँ पे कि जिस तरह पता नहीं मुझे कि वैसे अब तो मैं बॉलीवुड फ़िल्म्स तो बहुत ही कम देखता हूँ, तो आपका पता नहीं जी। आप देखते होंगे या नहीं। नहीं, मैं कि बिल्कुल जी। आपने कभी साउथ इंडियन मूवीज़ देखी हैं? वो मतलब मैंने उनके जो उसमें जो फिज़िक्स दिखाई जाती है ना, वो तो मैं ज़रूर देखता हूँ, नहीं, उसके जो बात क्लिप्स है। होते हैं। मैं जी, कहना चाह रहा हूँ कि लोगों में बड़ी पॉपुलर होती हैं ऐसी मूवीज़ के जिसमें एक बंदा आया और वो सुपरमैन है, उसने सब कुछ एग्ज़ैक्टली, कर तो एग्ज़ैक्टली, लोग और ये इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी ना लोग ना पसंद करते हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि वो फ़ील अच्छा करते हैं, इस चीज़ पे बिलीव करना कि एक कोई सुपरमैन है, उसने सब कुछ कर लिया ये और उसी के बिल्कुल, उसके पे हो रहा है, ये कलेक्टिव एफर्ट तो है ही नहीं, सिर्फ़ एक बंदे ने उठा एग्ज़ैक्टली, के अच्छा एग्ज़ैक्टली, एक और बात कि अभी आपने एक बात की कि वो लोग हर चीज़ को कहते हैं कि अमेरिका की साजिश है। तो जी। आपको लगता है कि इसकी रीज़न वैसे अल्टरनेटिव रीज़न्स हो सकती हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि सपोज़ करें कि अगर कोई कहे कि कोरोना वायरस क्यों आया? किसी ऐसे बंदे से जिसका दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है मेडिकल से, ठीक है? जी, उसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब होना चाहिए, मुझे नहीं पता। लोगों एग्ज़ैक्टली, को कहना एग्ज़ैक्टली, बड़ा मुश्किल लगता है। राइट, उनको राइट, ये नहीं कहना कि मुझे नहीं पता। वो कहते हैं बिल्कुल, कोई आंसर होना चाहिए हमारे पास। एग्ज़ैक्टली, यानी एग्ज़ैक्टली, आपको लगता है कि या ये लोगों में ये सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में नहीं कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने एक जनरल टेंडेंसी है कि हर चीज़ के बारे में आपका ओपिनियन होना चाहिए। ये जी, बिल्कुल जी, ज़रूरी बिल्कुल, बिल्कुल, है। जिस चीज़ को बिल्कुल। नहीं पता जी, जी, ये मैंने थोड़ा-सा ये फ़र्क देखा है, मैं पिछले 35-40 साल से अमेरिका में हूँ, और कुछ दूसरे मुल्कों में भी रहा हूँ। तो जो कल्चर पुराने होते हैं, जैसे हमारा कल्चर जो है बहुत पुराना है, ये साउथ एशियन कल्चर जो है, या अगर आप इवन साउथ अमेरिका में जाएँ, वहाँ पे कल्चर पुराना है। जहाँ पे कल्चर पुराना होता है, जहाँ पे तालीम की कमी होती है, वहाँ पे लोग दूसरों की राय पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये मीडिया जो है हमारे मुल्क में राय बनाता है। लोगों को नहीं बिल्कुल, पता कि मीडिया राय बनाता बिल्कुल। है हमारे जी, जी। तो जब आप किसी एजुकेटेड सोसाइटी में हो, तो आपको अगर किसी भी मसले पर किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले ये पता करते हैं कि उसका एक्सपर्ट कौन है। ठीक है ना? अगर हाँ, आपको मेडिकल फील्ड है, तो आप पता करेंगे कि अगर सपोज़ मुझे स्किन का कोई प्रॉब्लम है, तो मैं पता करूँगा स्किन स्पेशलिस्ट कौन है, राइट? मैं उसके पास जाऊँगा कि उसने एक वही पहली जो मैं बात कर रहा था कि 15-20 साल लगाए हैं उसने स्टडी करने में, उसको प्रैक्टिस करने में, सीखने में। तो उसकी राय जो है वो ज़्यादा अहम है। लेकिन जो जहाँ लिटरेसी रेट कम होता है, पुरानी जो सोसाइटीज़ हैं, पुरानी सोसाइटी में एक जो अगर आप कबीले की बात करें ना, तो कबीले में कुछ बुजुर्ग होते थे। उन बुजुर्गों का तजुर्बा सबसे ज्यादा होता था, ठीक है ना? तो सब लोग उस बुजुर्ग के पास जाते थे कि उनकी राय क्या है। वो आपको मेडिकल राय में भी वही देते थे, कोई सोशल प्रॉब्लम हो उसमें भी राय वही देते थे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था इन चीजों को सॉल्व करने का, राइट? हुँ, तो वो एक जो कल्चर है हमारा, वो अभी तक ये चल रहा है कि अब हालांकि स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है और हर स्पेशलाइजेशन का एक अलग एजुकेशन प्रोसेस है, लेकिन हम अभी तक इंट्यूटिवली या इम्पल्सिवली लोगों की राय पे भरोसा करते हैं। मैंने किसी से सुना, या कि सिंपल जो बात है जो हम सब लोगों को, आपको, मुझे बहुत बॉदर करती है, ये कि भाई अगर किसी को मैं फिर वो मिसाल लूंगा कि स्किन का कोई प्रॉब्लम है, जिल्द पे कोई मसला है, तो लोगों से पूछेंगे आस-पास कि भाई मुझे, दूसरा कहेगा यार मेरे चचा को ये था, उन्होंने तो वो नमक का पानी लगाया था उससे ठीक हो गया था, राइट? कोई कहेगा कि मैंने फटकड़ी लगाई थी उससे ठीक हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, राइट? लेकिन ये है बॉडी कि हाँ, कि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हों, उनके इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। लेकिन आम आदमी
के पास कोई तरीका नहीं होता ये जानने का कि ये मसला है क्या, उसका इलाज क्या होगा। तो इसलिए जो आ, उस फील्ड में जिसने ट्रेनिंग ली है उसी से आप मशवरा करें। खास तौर पे मेडिकल फील्ड में मैं हमेशा लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि भाई आप मेरी बात का यकीन ना करें, आप किसी और की बात का यकीन ना करें, पहले देखें कि एक्सपर्ट कौन है, उस एक्सपर्ट के पास जाएं। साइंस की दुनिया में आपने देखा होगा कि हमने ये रूल्स बनाए हुए हैं कि मेडिकल फील्ड में किसी शख्स को हम पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल मशवरा नहीं देंगे, राइट। और मैं आमतौर पे उन लोगों को म्यूट कर देता हूँ जो कहते हैं आपने ये दवाई खा लें। उसकी वजह यही है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ जो एक्सपर्ट वो हैं जिन्होंने डिग्री ली हुई है उस फील्ड में, जिनका तजुर्बा है उस फील्ड में, तो उन्हीं की राय जो है वो काबिल एतमाद होती है, बाकी जनरल लोगों की राय काबिल एतमाद नहीं होती। एक तो और जी जी, जी गो अहेड, गो अब अहेड। कुछ कहना है आप? नहीं नहीं, गो अहेड प्लीज। अच्छा, मैं क्या कहने लगा था, मुझे भूल ही गया। मैं हाँ मैं हमको याद आया, मैं कहने लगा था कि ऐसा नहीं है कि लोगों में ये जानने की एबिलिटी नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान एक सेलिब्रिटी है तो उसकी हर चीज को सही नहीं लेना। आमतौर पे लोग ऐसे करते हैं कि celebrity किसी भी बात को सही मान लिया, लेकिन जब वो मैटर करता हो ना, जैसे कि सपोज करिए कि एक बच्चा है, एक बंदा है, उसका ना एक बच्चा है, वो बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया, ठीक है। जी, अब डॉक्टर कह रहा है कि ये करो, सेलिब्रिटी कह रहा है ये करो, तो अब वो सेलिब्रिटी की नहीं सुनते क्योंकि बिल्कुल उसको पता है कि बिल्कुल, अब ये मैटर करता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट ना बैक ऑफ द माइंड उसको पता है कि सेलिब्रिटी की नहीं सुनते। जी मेरा सिर्फ जी, ये है कि ये जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ है, इसको फ्रंट ऑफ द माइंड पे हो, बिल्कुल और ये हर बिल्कुल वक़्त किया। ये बिल्कुल। शुरू में है ये चीज़, लेकिन जी जी उसको पता नहीं क्यों आमतौर पे प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, एक और बात, आप कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे इस बारे में? जी, इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी मैंने इस बारे में लिखा भी था कुछ दिन पहले कि आपको याद होगा कि कोरोना वायरस से पहले, दिसंबर से पहले की अगर आप इमेजिन करें, तो पूरी दुनिया में एंटी वैक्सीन कैंपेन चल रही थी। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, ये तो या गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन का धंधा फैलाया हुआ है, या ये जो ड्रग कंपनियां इन्होंने फैलाया हुआ है, या वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हुँ, नाउ हुँ। थिंक अबाउट इट, अब ये रियलिटी हैज हिट होम कि अगर वैक्सीन ना हो किसी भी वायरस के खिलाफ तो कितना बड़ा नुकसान होता है। और इस वक्त कोरोना वायरस की चूंकि वैक्सीन नहीं है, बिकॉज ये वायरस बिल्कुल नया है, अभी म्यूटेट हुआ है, नवंबर में म्यूटेट हुआ है ये, उसकी वजह से दुनिया में लाखों जाने जाएंगी। सिर्फ इसलिए नहीं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी, सिर्फ इसलिए नहीं इसकी वैक्सीन नहीं है, इसलिए भी कि ये फैलता भी बड़ी तेज़ी से है। फॉर एग्जैक्टली, एग्जांपल राइट, एचआईवी एड्स है, उसकी भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन वो फैलता बिल्कुल, नहीं है ना इतनी तेज़ी से, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, कुछ राइट, सर्कमस्टांसेस में फैलता है। एग्जैक्टली, तो जी इसकी जी, ये बात भी फैलता भी बड़ी तेज़ी से है, ये भी बड़ा बिल्कुल मसला है। बिल्कुल। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अगर आप यकीन करना शुरू कर देंगे तो फिर हुँ, यही होगा कि यानी इससे पहले भी अगर आप कोरोना वायरस को भूल जाएं, खसरा पूरी दुनिया में दोबारा फैलना शुरू हो गया है, मीजल्स। हाँ, उसकी वजह यही है कि लोगों ने वो वैक्सीन लगानी छोड़ दी है। ये एंटी वैक्सर जो ये जो वैक्सीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को वो खसरा की वैक्सीन यानी मीजल्स की वैक्सीन लगानी छोड़ दी है। और मीजल जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली वायरस है। मीजल्स की जो वायरस है वो उसका जो आर नॉट है वो अबाउट 15 है, यानी एक बंदे को अगर मीजल्स हो तो वो 15 को इन्फेक्ट करेगा। ये जो कोरोना वायरस है, इसका आर नॉट जो है इट्स अबाउट 2.5 टू 2.6, राइट, कि एक जो बंदा है ऑन द एवरेज 2.5-3 बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो मीजल्स की अगर, जी एज़ कम्पेयर्ड बिल्कुल, टू कोरोना। एग्जैक्टली exactly. तो मीजल्स की अगर जो रेजिस्टेंस है लोगों में वो खत्म हो जाए तो मीजल बहुत तेजी से फैलेगा। इस वजह से वैक्सीन जो है बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपने बच्चों को जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो वैक्सीन जरूर दें। ये जो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा था वो अब जाहिर है कि वो सब झूठ था। अब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन ना हो तो कितना ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करूँ कि इसकी एक लोगों को कहते हैं कि एक एक्सरसाइज करके देखें। अभी आपने कहा कि मीज़ल्स जो है वो तेज़ी से फैलता है एज़ कम्पेयर टू कोरोना वायरस। राइट, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बस फैलता है, क्योंकि आपने कह दिया। तो आप आप यस, रिसर्च करो, देखो कि वाक़ई ठीक है। एग्जैक्टली,
बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है, फिर बिल्कुल बताओ लोग। बिल्कुल सही। जी जी अच्छा, एक और बात ये कि एक ना एटीट्यूड लोगों में ये यंग पीपल में ज्यादा है, जो कि ना जी पैशनेट है फिजिक्स के बारे में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि कल जरार साहब भी ये बात कर रहे थे कि हमारी कौम में जो है ना, ये एक उनके अंदर एक T20 अप्रोच है, पूरी कौम में है, लेकिन ये यंग ब्लड आपको पता होता है तो और गर्म होता है, तो उसको और इम्पेशन यानी कि इम्पेशेंट होता है जरा, बिल्कुल कि पॉपुलर साइंस की वजह से ना, ये मेरी अपने मुल्क में बहुत है, मैं खासतौर पे मेरी यूनिवर्सिटी में भी था ये कुछ हद तक, जी कि पॉपुलर साइंस में बात हो रही है क्वांटम फिजिक्स की, स्ट्रिंग थ्योरी की, ठीक है। हम्म, अब वो लोग जो सपोज करेंगे एफएससी करके आते हैं या ए लेवल्स करके आते हैं और वो इंस्पायर्ड हैं इस तरह की हम्म, डॉक्यूमेंट्री से, जी जी तो जब वो आते हैं ना फिजिक्स की डिग्री करने के लिए, और ये आई थिंक पूरी दुनिया में है कुछ हद तक, तो वो कहते हम्म, हैं कि हमें डायरेक्ट पढ़ाओ ये चीजें, बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल रिलेटिविटी। यप राइट वो कहते हैं राइट जो ओल्ड फिजिक्स है ना कि उनको ये बात बाद में समझ आई जाती है कि सब, जैसा कि भी आप बात कर रहे थे कि जो नई चीजें हैं वो ओल्ड चीजों से निकलती हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ओल्ड क्वेश्चंस को या ओल्ड फिजिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स को, वो ना थोड़ा सा हकारत की नजर से देखते हैं। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल फिजिक्स स्टूडेंट्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी डॉक्टर आमिर इकबाल आपको पता होगा ना, ये पाकिस्तान से हम्म, चले गए हैं। जी जी तो जब वो तो एक प्रोग्राम है बड़ा मशहूर 7 से 8, उसकी हम्म, एंकर है, वो अच्छा प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने उन्होंने भी एक बात की जो कि उनका फॉल्ट नहीं है, जाहिर है वो ऐसी सोसाइटी में रहती है। उन्होंने एक बात की कि हमारे स्टूडेंट्स वही घिसे पिटे फार्मूले पढ़े। घिसे हम्म, पिटे का मतलब होता है पुराने, जैसे कि पुरानों के लिए वही, ये मैं एग्जैक्टली बस लोगों में ये एक अप्रोच है कि पुरानी जो फिजिक्स है ना वो सारी गलत है, हालांकि वो गलत नहीं, जो बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल में इनमें सही है, इनकम्प्लीट है। तो आप ये कहना चाहेंगे इस बारे में कुछ, के जो यंग लोग हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे जी कि अब मैं भी अभी मैंने पीएचडी तो नहीं की अभी, लेकिन उस टाइम से मैंने 2014 में अपने ग्रेजुएशन शुरू किया, उस वक्त से जी अब जी तक 6 साल लगे, और अभी बिल्कुल भी मैंने पढ़ना है। तो हम्म, मैंने पहले आगे से कुछ नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा एग्जैक्टली पेशेंस चाहिए। तो आप कुछ कहना जी जी चाहेंगे? जी जी ये आपकी जब जरार साहब से बात हुई थी तो उसमें भी ये जिक्र हुआ था एंड आई विल रिपीट दैट कि जब हम मैट्रिक एफएससी लेवल पे साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स की एग्जांपल लें तो हर चैप्टर के आखिर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म वो प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं होती हैं कि वो एग्जाम में आएंगी, वो प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं कि आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर होगा जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर में। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से, आपका मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत अरसे से बाहर हूँ, लेकिन कम से कम जब मैं एफएससी में था, मैट्रिक में एफएससी में, तो हमारे यहाँ ये बहुत ही एक नैरो व्यू था कि किताब में जो चीज है वो हमारा कोर्स है, किताब के बाहर से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आउट ऑफ कोर्स है। ये तो अगर चेंज हो जाएगा पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, अभी भी ऐसा ही है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि अभी भी ऐसा ही है, क्योंकि यानी हमारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस बारे में स्टूडेंट्स को इल्जाम नहीं देता, मैं टीचर्स को इल्जाम देता हूँ कि सब टीचर्स को चाहिए कि वो ये बताएं कि भाई ये कोर्स या आउट ऑफ कोर्स का मसला नहीं है। कोर्स ये है कि आपको ये प्रिंसिपल समझना है, उस प्रिंसिपल पे कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो इन कोर्स है, राइट। जैसे कि मैं सॉरी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जी यहाँ पे मैंने बात की ना कि जरूर। for example, जब मैंने ना पढ़ाना शुरू किया ना मैट्रिक को और हम्म, एफएससी को भी कुछ तक, तो शुरू में ना क्योंकि मैं ए लेवल्स करके गया हुआ था तो मुझे इनके सिस्टम का ज्यादा नहीं पता था। राइट मुझे नहीं पता था कि बाहर से क्वेश्चन देना जुर्म होता है, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने राइट ना शुरू में ना ये करने की कोशिश की कि मैंने ना उनको, उनके टेस्ट होते थे ना वीकली, जी तो जी मैंने ना खुद से बना के देता था, और बड़ा आसान है बनाना क्वेश्चन से। अब हम्म, वो जाके कह देते हैं प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कहता है कि आपने किताब से बात क्वेश्चन, अब टीचर क्या करे, ये बड़ा एग्जैक्टली मसला जी है। जी जी सिस्टम जी में जी ये बिट चाहिए थी। जी तो और तो एक और ये बात, जी गो अहेड। मुझे ना क्लास के बड़े आपको पता ही होगा एकेडमी सिस्टम के बारे में, बिल्कुल क्लास के जो है ना ब्राइट स्टूडेंट, जिनके जिनके बारे में प्रिंसिपल को पता है कि भाई इन्होंने, इनका नाम हमारी एकेडमी के बाहर लगा हुआ है एक साल बाद, इन्होंने बिल्कुल हमारी एकेडमी को पब्लिसिटी दी, राइट तो वो आ जाके कह देना ये बात, तो भाई टीचर की तो फिर कोई बात आपको पता है, उनको हम्म उसकी जरूरी नहीं है उस बच्चे की बात है, तो ये भी बड़ा एग्जैक्टली मसला एग्जैक्टली जी 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 जी। तो यही है कि ये अगेन वो साइंस की दुनिया का एक जो मकसद है वो यही है, साइंसी सोच पैदा करना। और साइंसी सोच में ये भी शामिल है कि भी आपको अगर साइंस का एक असूल समझना है तो वो असूल समझना है, है। यानी उससे मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर पाए, ये मकसद होता है। तो ये मकसद नहीं होता कि जो चैप्टर के आखिर में 10-12 सवाल दिए गए हैं वही करने हैं आपको, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, राइट। आपको जो आपका जो मकसद है वो ये है कि आप उस उसूल को समझ लें। अगर आप उस उसूल को समझ लेंगे तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो आप
असूलन आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप आउट ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि आप फेल हो गए, आपने वो सीखा ही नहीं है, आपने घोटा लगाया हुआ है, राइट। साइंस जो है घोटे से नहीं सीखी जा सकती, उसको आपको समझना ये होता है। जैसे कि आपको शायद जाहिर है काफी हद तक वो आपको पता होगा ए लेवल की जो जी जी सिस्टम है, जी उनका जी ये सिस्टम है, सिलेबस देते हैं, ठीक बिल्कुल है। और वो कहते हैं कि डिफरेंट लोग इस पे बुक्स लिखें और स्टूडेंट को आज़ादी है कि वो जहां मर्जी से पढ़े, एग्जैक्टली राइट सिलेबस में से आएगा और राइट क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं। यानी राइट कि ऐसे क्वेश्चन, और उनके क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि किसी कोई टीचर सो रहा था और सुबह उठ के उसने क्वेश्चन लिख दिए, नहीं। वो क्वेश्चन पहले आप कहते हैं सैंपल लेते हैं स्टूडेंट्स का और राइट उनको वो क्वेश्चन और देखते हैं कि वो राइट कितना टाइम लगता है और उतना टाइम एग्जैक्टली एलोकेट, ठीक है। एग्जैक्टली राइट आपको लगता है राइट कि एफएससी और मैट्रिक में ये जो है ना लोगों के दिमाग में कि ये कोर्स है, ये जो बुक है हमारी, जी जी वो इसलिए कि बुक पे बहुत एम्फेसिस है, सिलेबस पे एग्जैक्टली नहीं है। ऐसा हो एग्जैक्टली कि सिलेबस पे थे जी और जी बुक्स बहुत हैं, तो बिल्कुल किसी एक बिल्कुल पर्टिकुलर बुक पे एम्फेसिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक बात छोटी सी कर दूं, जो कि मैंने ना आई थिंक लास्ट सैटरडे को ना की थी जरार साहब से, वो रिकॉर्डेड नहीं है। जी वो जी ये थी कि ना मेरा एक सीनियर थे, वो ना किप्स बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, वहां पे हम्म पढ़ाने गए फिजिक्स का। अब जी वो आ रहे थे लेंजेस लॉ। अब लेंजेस लॉ में बात यह है कि जो चीज इंड्यूस होती है ना वो वोल्टेज है। ऐसा हो सकता है प्लास्टिक का लूप रख दो तो करंट तो नहीं होगा ना उसमें, लेकिन एग्जैक्टली वोल्टेज। अब एफएससी की बुक में लिखा हुआ है करंट इंड्यूस, ठीक है। अब वहां पे ना मेरा जो सीनियर थे ना वो गए, वो कहते कि ना बड़े बड़े उनके ना फिजिक्स के बाबे बैठे हुए थे सामने, बड़े एक्सपीरियंस। तो उस बंदे ने डेमो में कह दिया कि करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। अब उन बाबों को भी पता था कि इसने ये जो कहा ये क्यों कहा है, हालांकि ये सही नहीं, ठीक है। राइट उन्होंने पूछ राइट लिया क्यों कहा कि करंट रिड्यूस होता है, हालांकि होता तो वोल्टेज है। उसने कहा कि चूंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा शाबाश तुमने अच्छा किया। उनको पता है कि उन्होंने बुक में रहना है, जो बुक में राइट लिखा राइट वही। जी जी। अब ये आप मतलब जो स्टडी कर रहे हैं या मैंने जो स्टडी की थी, तो हम जो एटलीस्ट जो एडवांस लेवल पे जब स्टडी करते हैं ना, तो आप एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करते, आप इसलिए करते हैं कि फील्ड में आपको वो चीजें काम आएगी, राइट। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि इवन मैट्रिक लेवल पे या एफएससी लेवल पे जो हमें चीजें सिखाई जा रही हैं वो इसलिए नहीं सिखाई जा रही हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर लें, वो इसलिए सिखाई जा रही हैं कि आगे जाके अगर आपने साइंस की स्टडी को कंटिन्यू करना है या इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करना है या मेडिसिन में जाना है या किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो ये चीजें आपको काम आएंगी, राइट। और वो एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो अगर आप समझ लें तो दुनिया में भी आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि उससे आपको एक सोचने का अंदाज जो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है वो भी पैदा होगा, जो आपको फिर ये जो फिर मैं बात करूंगा जो बुलशिट डिटेक्शन की, कि बुलशिट डिटेक्टर जो है वो साइंटिफिक सोच से पैदा होता है कि कोई अगर बात कर रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो बात दावा जो है सही है या गलत है, राइट। तो वो सोच जो है वो क्लासरूम में पैदा की जा सकती है अगर टीचर्स कुछ मेहनत करें और टीचर्स लोग बच्चों को ये समझाएं कि भाई आपको घोटा नहीं लगाना है, आपको समझना है ये, राइट। साइंस या कोई भी फील्ड घोटे से नहीं सीखी जा सकती। वो जी नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल टीचर अंडर सैंक्शंस काम कर रहा है ना, तो फिर उसके हाथ बंधे में है, वो कुछ नहीं कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सकता। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ खैर ये थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी। जी go ahead। टीचर ये कहे कि आप प्रिंसिपल को कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी पढ़ाऊं, बिल्कुल तो फिर एब्सोल्युटली ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कोई। बिल्कुल लेकिन प्रिंसिपल फिर डर के मारे वो कहते हैं नहीं आपने ये नहीं करना ये करना है, तो फिर जब इंटरफेरेंस नहीं होगी ना तो फिर एग्जैक्टली टीचर जी को पता है। जी जी। वो असल में अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा था कि शायद थोड़ी सी स्टेटमेंट पॉलिटिकल हो जाएगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत हायरार्किकल है, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हर चीज, राइट। तो बुक जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका जो कंटेंट है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को सिर्फ सिलेबस कंट्रोल करना चाहिए, यानी सिर्फ एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, जो शख्स इस या जो किताब इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है वो आप एज अ टेक्स्ट बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर उसके बाद जो मर्जी करें। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि जाहिर है अगर गवर्नमेंट का कुछ एजेंडा है कि आपने एक खास किस्म की सोच पैदा करनी है, तो वो फिर वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, उस वजह से शायद गवर्नमेंट जो है वो इसको सख्ती से कंट्रोल रखती है। और लेकिन हाँ जी अ, आप complete करें। बच्चे हैं आजकल के, हम्म, उनको ये एहसास खुद होना चाहिए कि अब आपके पास
इतने रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया की वजह से कि कोई वजह नहीं है कि आप सिर्फ अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस तक महदूद रखें अपने आप को। मैं जब एफएससी मैट्रिक कर रहा था तो मुझे मेरे जो टीचर थे उन्होंने यही बताया था कि भी देखें, अगर आपने पास होना है तो ठीक है, आप ये किताब जो टेक्स्ट बुक है उसी से करें, लेकिन अगर आपको समझना है तो फिर आप दूसरी किताबें भी पढ़ें। आप लाइब्रेरी जाएं। उस जमाने में सोशल मीडिया तो नहीं था, सिर्फ लाइब्रेरी होती थी। लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी से और किताबें फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो पढ़ें। उनमें उसी असूल को किसी और तरीके से भी हो सकता है समझाया हो तो आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। और उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे मुख्तलिफ होंगी। मुख्तलिफ राइटर जो है उनके लिखने का स्टाइल भी मुख्तलिफ होता है, तो आपको ये समझ आएगी कि एक ही प्रॉब्लम को मुख्तलिफ लोग कैसे बयान करते हैं, एंड देन यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, राइट। तो मेरी जो मैट्रिक, एफएससी, बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यही दरखास्त होगी कि आप अपनी किताब तक महदूद ना रखिए अपने आप को। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास सेल फोन है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। दुनिया भर के यूनिवर्सिटियों के लेक्चर जो हैं वो अब ऑनलाइन है। तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है किसी को ये कहने की कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। एक दफा मैं साइंस की दुनिया की फिर मैं बात करूंगा कि एक साहब थे, उनके साथ मैं डिस्कशन कर रहा था किसी मसले पे, यही साजिशी नजरियात का। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप इस मसले को थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करें। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा आप बताएं क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया जी कि मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा यार, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास घर में अगर इंटरनेट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन ना हो। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें जर्नल्स ना आते हों, साइंस के जर्नल्स, तो ये कहना कि किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। वो तो सिर्फ ये है कि हाँ जी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। हाँ, एक्सक्यूज भी नहीं, एक्सक्यूज भी है और विल भी नहीं है अंदर। बिल्कुल जैसे कल बात की ना एक कि जरार साहब से भी कर रहा था कि कई लोग जो है ना वो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते कि उनके अंदर विल होती है आंसर चाहिए, कि वो सिर्फ शो करने के लिए कर रहे होते हैं बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल उनके अंदर सही। कोई विल नहीं होती। तो वो खुद भी कह रहे थे कि वो लोग कई ग्रुप्स में एक ही क्वेश्चन पकड़ के बैठे होते हैं सिर्फ शो करने के लिए अपने आप। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल और खास तौर पे आजकल सोशल मीडिया से ये बहुत एक वबा फैल गई है कॉपी पेस्ट की, राइट। हाँ आपने कहीं कोई मटेरियल देखा, वो बगैर सोचे समझे कॉपी किया और आगे लगा दिया। आजकल कोरोना वायरस के हवाले से, या लेकिन उससे पहले भी ये साइंस की दुनिया में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि यार, अगर आपको वो कंटेंट सही लगता भी है तो कॉपी पेस्ट नहीं करो, उसको अपने लफ्जों में लिखो, ताकि आपको कम से कम ये तो समझ आए कि उसने क्या कहा है, राइट। आपने वो भी नहीं पढ़ा जो लिखा है, आपने वो उठा के कॉपी कर दिया। दिस इज इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। और ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट में भी आ जाता है कुछ हद बिल्कुल। तक। आप यस अगर आपने उसका यस। नाम नहीं लिखा कि कहाँ से लिया आपने और बस लगा दिया वहाँ, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है। हाँ अच्छा, जी। एक लास्ट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है कि जिससे मैंने बात शुरू भी की थी वो थी कि उर्दू में राइटिंग की। जी तो जी जब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक है, इसके बाद कई लोगों ने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं अपने। जी जी लेकिन जैसे कि उसके बाद मैंने एक बात की थी बुक्स की। तो कई लोग जो हैं जैसे कि हमारे कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं वो बुक्स लिखें, लेकिन उनमें से कई लोगों का ये होता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है अभी, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जी 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 जी। एक बार इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को बता सकें कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि एक एवरेज लेवल की ऑलमोस्ट 150 सफ़ों की बुक जी पब्लिश करने के लिए कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि क्या बुक पब्लिश करने से आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो आज की दुनिया में, या फिर ब्लॉग्स और फेसबुक से? जी। तो मतलब मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे अपने बारे में जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है वो यही है कि मैंने किताबें पढ़ना बहुत कम कर दिया है। और मुझे बहुत ये मतलब बुरा फील होता है कि मैंने किताबें पढ़ना कम कर दिया है। लेकिन उसकी वजह यही है कि सोशल मीडिया जो है वो आई कैचिंग बहुत ज्यादा होता है, राइट। और उसके अलावा मेरा तो खैर ये है कि साइंस की दुनिया में ज्यादा टाइम लगता है।
तो अभी मैंने इनफैक्ट 2-3 दिन पहले जरार साहब से और कुछ और लोग हैं उनसे ये डिस्कस किया था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ही हम कुछ लिटरेचर के बारे में भी डिस्कशन शुरू करें कि कम से कम हमारे पास एक और चीज डिस्कस करने के लिए कुछ हो, कुछ वैरायटी हो थोड़ी सी, और कोई इंसेंटिव मिले दोबारा मुझे अपने ज़ाती तौर पे लिटरेचर को पढ़ने का दोबारा मैं कुछ शुरू करूं। तो वो यही है कि सोशल मीडिया जो है वो एक स्पॉन्ज है जो आपका सारा टाइम एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? उसके बाद कुछ और करने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो वो अनफॉर्चुनेटली आई लैक दैट डिसिप्लिन कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं किताब पढ़ने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन दैट्स वन ऑफ द गोल्स आई हैव कि किताब का पढ़ना जो है उसको मैं ज्यादा करूं। लेकिन रियलिटी ये है कि किताब पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं। ठीक है ना? पाकिस्तान जब मैं जाता हूँ, पाकिस्तान में अब मैं किताबें खरीदने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लाहौर का मैं जिक्र करूंगा कि जो बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें होती थी आज से 30-40 साल पहले जब मैं लाहौर में था, वो तकरीबन सारी खत्म हो गई। अभी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई। मेरे ख्याल से एक जी काफी जी मशहूर। जी 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 तो किताब पढ़ने वाले डेफिनेटली कम हो गए हैं। अ, अगर आपको मैसेज स्प्रेड करना है तो आप इंटरनेट पे भी किताबें पब्लिश कर सकते हैं, राइट? जैसे मतलब अब तो किताब यानी लिखना और उसका एक फाइल बना के उसको सोशल मीडिया पे डाल देना वो तो बहुत आसान काम है, राइट? तो किताब छापने का मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा बेटा है, उसने ही इज ए राइटर, उसने अमंग अदर थिंग्स तो उसने किताब पब्लिश की है। तो वो किताब पब्लिश करना बहुत आसान हो गया पहले की निस्बत। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई लोगों के ना दिमाग में ये होता है कि अगर आप किताब पब्लिश करते हो ना, तो जी लोगों के ज़हन में शायद ये होता है कि ये इंसान ज़्यादा क्रेडिबल है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रहे हो, तो वो कहते हैं शायद ये क्रेडिबल नहीं। ट्रू, शायद ऐसा है, मतलब ऐसा इंप्रेशन अभी तक है। लेकिन ये है कि जैसे आप मतलब सोशल मीडिया पे बहुत काम कर रहे हैं, तो आपने अगर किताब नहीं भी लिखी तो आपका जो मटेरियल है सोशल मीडिया पे वो बहुत से लोगों तक पहुंचता है। इसी तरह साइंस की दुनिया के जितने काम मैं करने वाले हैं। जी मेरे जी जी बैक ऑफ द जी माइंड है, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये बात। और जी जी लोगों के भी बैक ऑफ द माइंड होगा कि हम जी जी लिखें फ्यूचर में बिल्कुल किताब। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि लिखनी चाहिए? फायदा होगा लिखनी, ज़्यादा? जी जी बिल्कुल मतलब देखिए, मैं जो काम करता हूँ उसमें सबसे बड़ा जो मेरा इंसेंटिव होता है वो ये होता है कि इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, राइट? हुँ, तो वो अगर किताब लिखना मेरा एक गोल है तो वो किताब लिखने से मुझे खुद भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और लिखने का प्रोसेस जो है वो तो इंसान की अपनी सोचों में क्लैरिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है। यानी मैं अगर कुछ चीज सोच रहा हूँ तो वो सोच जो है वो हो सकता है कुछ वेग सी हो, लेकिन जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मुझे उसके बारे में फिर क्लियर थिंकिंग उसके लिए जरूरी होगी। तो उस वजह से लिखना तो वैसे बहुत जरूरी है। किताब लिखने का यही है कि किताब लिखने में बहुत वक्त चाहिए होता है, क्योंकि आपको फिर मतलब ऑर्गेनाइज करके चैप्टर वाइज उसको लिखना है और उसमें बहुत डिटेल जानी है। तो वो लेकिन फायदा जरूर होता है, बिल्कुल। अ, एक अगर आप कंसिस्टेंट मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, राइट, तो वो फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स में नहीं जा सकता, उसके लिए आपको किताब लिखनी है। ये सवाल जरूर है कि उसमें कितने लोग उसको पढ़ेंगे। आई मीन दैट ऑलवेज बॉदर्स मी कि लोगों में अटेंशन स्पैन अब इतना ज्यादा नहीं रहा कि वो किताब को बैठ के पढ़ें। तो लेकिन और जब बात कि मैंने कहा जी ना कि अगर सपोज़ करें कल मैं डॉक्टर जरार साहब के पास ये बात कर रहा था। जी आप आपने शायद सुनी होगी कि वो हॉकिंग का आर्टिकल डाउनलोड कर लिया या लाख लोगों ने। राइट, तो एग्जैक्टली सपोज़ करें एग्जैक्टली। अगर सोशल मीडिया पे फेमस है ना, तो जी कई जी लोग जी कहते हैं वही उसकी किताब आई है, वो लेके रख लेंगे, पढ़ेंगे। बिल्कुल, कई लोग एब्सोल्युटली, ऐसे लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मैं आपसे पूछना चाहता जी, लेकिन यही है कि जिस किस्म की आप सोच रहे हैं टेक्निकल फिजिक्स के बारे में, तो उसके बारे में डेफिनेटली यानी अगर आपको किताब लिखेंगे तो जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो आई एम श्योर कि वो उसको जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अपनी बात जो मैं करूं वो ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि बेसिक साइंसेस
की अंडरस्टैंडिंग लोगों में हो, तो वो उसके लिए ज़्यादातर मैं ये करता हूँ अब कि जो साइंटिफिक रिसर्च जो पब्लिश हो रही है उस पे मैं छोटे छोटे आर्टिकल लिख के 1 पेज 2 पेज का वो मैं डाल देता हूँ। तो उस पे मुझे उम्मीद होती है कि 2 पेज का आर्टिकल है तो लोग 15-20 मिनट में पढ़ लेंगे। बड़ी चीज जो मैंने लिखी है तो उसमें मेरा अब तक एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोग पहले 1-2 पेज पढ़ के उसके बाद फिर वो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड और वो नहीं पढ़ते। मेरी कोई एग्जैक्ट वीडियो ना आधे घंटे की, लोग 5 मिनट भी नहीं देते, कई लोग बिल्कुल। हैं। यस 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 यस, राइट राइट। अच्छा, मैं एक और बात पूछूंगा कि यहाँ की जो साइंस की दुनिया है, जी, ये साइंस के हवाले से क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप यही है? जहां तक मुझे इल्म है, अगर आप वाकई इस जॉनरा की बात करें जिसमें सिर्फ साइंस पे बात होती है और किसी पे बात नहीं होती, तो शायद ये सबसे बड़ा ग्रुप है। और ग्रुप यकीनन हैं जो साइंस की बात करते हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाके आमतौर पे मायूसी होती है, इसलिए कि उसमें एक तो ये डिसिप्लिन ही होता कि इसमें सिर्फ साइंस की बात होगी, राइट। दूसरी ये है कि जो उस ग्रुप के जो एडमिन्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो डिसिप्लिन नहीं रखते कि बातचीत में अगर लोग बीच में सूडो साइंस डाल रहे हैं, बल्कि खुद भी लोग अप्रूव कर देते हैं ऐसी चीजें बगैर देखे जो क्वालिटी मटेरियल नहीं होता साइंस का, राइट। तो और ये आपको बेहतर पता होगा कि आप काम करते हैं ये, कि डिसिप्लिन रखने के लिए ना आपको थोड़ा ब्लंट होना पड़ता है। हाँ लोगों जी, में ना ये बिल्कुल होता है कि यार मेरी लड़ाई ना हो जाए इस बंदे से, कि मैं बिल्कुल और बिल्कुल। बॉस से प्रूव नहीं करूंगा तो ये मेरी लड़ाई ना हो जाए, तो जी इसलिए जी भी शायद लोग बिल्कुल। करते थे जी जी ये चीज। तो एक और बात ये कि ये scipark.org जो है, जी जी। ये तो पेज है ना, आई थिंक? हाँ जी, ये पेज है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये है कि ये सब जो एक्चुअल जेन्युइन साइंस पे लिख रहे हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम टीम। ये खैर बख्श साहब हैं जो साइंस की दुनिया के लिए भी लिखते हैं, वो उन्होंने अपना भी ये पेज बनाया हुआ है, और लोग हैं जो साइंस की दुनिया के भी लिखते हैं, अपना भी पेज बनाया है, विच इज गुड। यानी जितनी आप एक्सपोजर अच्छे मटेरियल को ज्यादा देंगे, उतना चांस है कि लोगों तक वो मटेरियल पहुंचेगा और वो लोग पढ़ेंगे। तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी होती है जब साइंस की दुनिया के आर्टिकल जो हैं वो लोग उसको शेयर भी करते हैं। और मेरी उनसे हमेशा ये दरख्वास्त होती है कि जब आप किसी का मटेरियल शेयर करें, तो एक जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि आप राइटर का नाम जरूर लिखें साथ, राइट। आप बगैर राइटर का नाम या क्रेडिट दिए अगर वो करेंगे तो वो फिर थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट होगा, वो चोरी होगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते उसको। बहुत से लोग हैं जो बगैर रेफरेंस के भी कॉपी कर देते हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल। लेकिन अगर किसी तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो मतलब किसी भी तरीके से पहुंचे, वो अच्छी बात है। जी, और एक दो बातें मैं एंड में करूँ कि पहली बात तो ये कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज है जो आप प्लान कर रहे हैं ग्रुप में लाने के लिए आगे आने वाले दिनों अ, हम आपस में मतलब जो मैनेजमेंट है वो इस बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। जैसे हमने एक जो किया था वीकली क्वेश्चन का एक शुरू किया में? था, या हर हफ्ते एक सवाल दें और उसके बाद फिर लोगों से लोग उसको रिसर्च के जवाब लिखें और बेस्ट जवाब जो है फिर सेलेक्ट करके। आजकल मैं जरा बंद किया इसलिए कि आजकल हमारा सारा फोकस जो है वो कोरोना वायरस पे है। तो 1-2 माह में इंशाल्लाह ये जब मसला कोरोना वायरस का ख़त्म हो जाएगा तो वो हम उस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। तो उसके अलावा भी यही होता है कि बहुत से खासतौर पे जो यंग लोग हैं वो नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। तो वो मेरा अप्रोच ये होता है कि इसको थोड़ा मेजर्ड हम करें, कि जो भी अगर हम कोई प्रोग्राम नया शुरू करें तो इतना फिर हो कि कंसिस्टेंटली उसको हम फॉलो कर सकें। ये ऐसा ना हो कि शुरू में जज्बात में आके 2-3 चीज़ें हम कर दें और बाद में फॉलो अप ना कर सकें। तो उससे मैं थोड़ा घबराता हूँ। इसलिए जो मेरा जो मशवरा होता है लोगों को, अपने जो एडमिन्स हैं, कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें करें, लेकिन जो भी काम करें वो फिर कंसिस्टेंटली करें और उसको हम फॉलो अप करें। तो ये जो वीकली सवाल का था, इसका भी यही है कि इसीलिए शुरू किया था कि हमारा ये था कॉन्फिडेंस कि ये हम इसको सस्टेन कर सकते हैं ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लेकिन यह है कि हमारी डिस्कशन चलती रहती है कि और किस तरीके से हम साइंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बेहतर तरीके से फैला सकते हैं।
अभी तक जितना आपको एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि इंशाल्लाह 2020 खत्म होने से पहले 3 लाख हो जाएंगे? मेरा जो शुरू में अंदाजा था वो तो ये था कि 3 लाख तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अब तक जो पेस चल रही है, अभी एक यानी साल का 1/4 खत्म हुआ, क्वार्टर खत्म हुआ है, और अभी तकरीबन 33-34 हजार मेंबर्स नए बने हैं इस 3 माह में। तो उससे तो मुझे लगता है कि शायद 3 लाख से ऊपर चले जाएं। लेकिन ये है कि जितना ये पैगाम फैलता है उतना मुझे ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी यंग जनरेशन जो है उसमें साइंस को समझने का एक पैशन मौजूद है। सिर्फ एक चैनल की जरूरत है, और वो चैनल हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की। और भी बहुत लोग हैं काम कर रहे हैं, इट्स जस्ट नॉट साइंस की दुनिया। लेकिन जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त होती है कि प्लीज क्वालिटी को जरूर आप मेंटेन करें। और वो मुझे शिकायत होती है कि बहुत से वेबसाइट्स या पेज ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिटी पे केयर नहीं की जाती। और ख़ास तौर पे आपने ये नोट किया होगा, हमारी जो पॉलिसी है वो कि हम सियासत या रिलीजन इन चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, सिर्फ साइंस पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब साइंस और रिलीजन को कन्फ्लेट किया जाए तो लोग फिर बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, साइंस की भी और रिलीजन की भी, और वो दोनों चीजें गलत हैं। इसी वजह से हमारी कोशिश होती है। जी, गो दिखता अहेड। है हमें, कई कमेंट्स में दिखता है ये। जी, यानी कि बिल्कुल कुछ कमेंट्स में हम देख लेते हैं, ये होता है, बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आसान नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। तो जाने से पहले आप कोई आखिरी बात करना चाहें? जी, बस यही है। मैं आप और दूसरे लोग जो हैं जो साइंस की इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट ऑल दीज एफर्ट्स। कि ये आसान काम नहीं है अपना वक्त देना जो है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वक्त होता है, राइट। तो अपना वक्त देना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट आप जो काम करते हैं, जरार साहब जो काम करते हैं, दूसरे लोग जो काम करते हैं, वो चाहे साइंस की दुनिया में हो या साइंस की दुनिया से अलग हो। लेकिन ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने का जो मिशन है, ये बहुत बड़ा मिशन है और ये बहुत नोबल मिशन है। तो आई वांट टू थैंक यू। और जो साइंस की दुनिया के जो मेंबर्स हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी जो फीडबैक देते हैं। ज़्यादातर फीडबैक पॉजिटिव आती है, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव भी आती है, लेकिन ज़्यादातर फीडबैक पॉजिटिव आती है, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। तो आई एम वेरी होपफुल कि नई जनरेशन जो है वो दे आर गोइंग टू बी मच बेटर इक्विप्ड। कि सोच का जो अंदाज है वो चेंज हो रहा है पाकिस्तान में। वो उस वजह से मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी मच मच बेटर देन वेयर वी आर टुडे। चलिए ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करने बहुत शुक्रिया जी। का। थैंक यू वेरी वेलकम। मच। खुश थैंक यू। रहिए। हाफिज़। आप